हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। वर्ल्ड मैप का ये आपका पहला सेशन है। जो मैप आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये सबसे बेसिक मैप है, जिसके अंदर आपको 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाई देंगे दुनिया के, और 5 ओशंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? आपको यहाँ पे अमेरिकाज दिखाई दे रहा है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इधर अगर आप देखें तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा होगा। ये आपके 6 कॉन्टिनेंट्स हो गए, और 7वां कॉन्टिनेंट आपका एंटार्क्टिका। ठीक है, ये आपके 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। अब इन 7 कॉन्टिनेंट को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में आपको पूरा का पूरा वाटर बॉडी दिखाई दे रही है। इस वाटर बॉडी को हम पैसिफिक ओशन के नाम से जानते हैं। इक्वेटर के ऊपर पैसिफिक ओशन को नॉर्थ पैसिफिक ओशन कह देते हैं, और इक्वेटर के नीचे इसको साउथ पैसिफिक ओशन कह देते हैं। ये जो पैसिफिक ओशन है यहाँ से लेके आपके इधर भी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अर्थ तो आपकी पूरी की पूरी गोल है, तो जो चीज़ यहाँ से जा रही है वो पूरी की पूरी रोटेट होके यहाँ तक आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना? तो ये वाला जो ओशन आपको दिखाई दे रहा है ये भी आपका पैसिफिक ओशन ही है। ठीक है, पैसिफिक ओशन इक्वेटर के ऊपर आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन कहलाया जाएगा, और नीचे आपका ये साउथ पैसिफिक ओशन कहलाया जाएगा। ठीक है, अमेरिकाज के वेस्ट में अगर आपका पैसिफिक ओशन है तो अमेरिकाज के ईस्ट की तरफ आपको अटलांटिक ओशन दिखाई दे रहा होगा। अटलांटिक ओशन की खास बात क्या है? ये पूरी की पूरी वाटर बॉडी जो है ये आपकी अटलांटिक ओशन है। इस अटलांटिक ओशन को अगर मैं इंग्लिश के अल्फाबेट से कंपेयर करना चाहूं तो क्या ये आपको एस की तरह दिखाई दे रहा है? तो अटलांटिक ओशन की जो शेप है वो आपको एस में दिखाई देगी। ये अटलांटिक ओशन इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के नाम से जाना जाता है, और इक्वेटर के नीचे साउथ अटलांटिक ओशन के नाम से जाना जाएगा। दुनिया के अंदर एकमात्र ओशन ऐसा है जो कि किसी देश के नाम पे पड़ा हुआ है, और वो है आपका इंडियन ओशन। इंडियन ओशन आपके अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ये जो बीच वाला एरिया है, इस बीच वाले एरिया में आपको इंडियन ओशन दिखाई देता है। ठीक है, इंडियन ओशन के ऊपर ही अगर आप जाएंगे तो ये वाला जो एरिया होता है इस एरिया को बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, और ये वाला जो एरिया है इस एरिया को हम अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये आपका अरेबियन सी होता है। ठीक है, तो कौन कौन से ओशन अभी तक हमने देखे? हमने देखा है सबसे पहले पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के बाद अटलांटिक ओशन। तो ये था आपका पैसिफिक ओशन, ये था आपका अटलांटिक ओशन, और ये है आपका इंडियन ओशन। इसके अलावा 2 ओशन और होते हैं। एक होता है आपके बिल्कुल नॉर्थ में जो कि आपको आर्कटिक ओशन के नाम से दिख रहा होगा, और एक होता है आपका सदर्न ओशन। सदर्न ओशन को एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी जानते हैं, एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। तो एंटार्क्टिका क्या है? यह आपका एक कॉन्टिनेंट है, और सदर्न ओशन जो है यह आपका एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे के सारे आपको ओशंस पता होने चाहिए, और कॉन्टिनेंट्स जो है वो कॉन्टिनेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें से बहुत ही बेसिक बेसिक अगर कोई क्वेश्चन बनाना चाहे तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स कौन से 2 ओशंस के बीच में लाई करता है? तो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में है। ऐसा कौन सा ओशन है विच सेपरेट्स अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स विद यूरोप या फिर अफ्रीका? तो वो आपका अटलांटिक ओशन हो जाएगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एशिया की बात करूं, बहुत ही बड़ा रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एशिया का बहुत बड़ा रीजन है। अब इस रीजन के अंदर अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया एशिया के साउथ रीजन में आता है। तो इंडिया कहां पे आता है? इंडिया साउथ एशिया के अंदर आएगा। पाकिस्तान भी आपका साउथ एशिया के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये आपका साउथ एशिया हो गया। साउथ एशिया के अगर ईस्ट की तरफ आप जाएंगे, ये वाला रीजन, तो ये आपके साउथ में भी पड़ रहा है और ईस्ट में भी पड़ रहा है। तो इस रीजन को हम क्या कह देंगे? इस रीजन को साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो मेजर वर्ल्ड ग्रुपिंग है उसका नाम आसियान होता है, उसका नाम आसियान है। ठीक है, अब साउथ एशिया के ऊपर ये वाला अगर मैं रीजन देखूं जहां पे आपका चाइना मंगोलिया आता है, चाइना मंगोलिया आ रहा है, आपका ये नॉर्थ कोरिया वाला पेनिनसुला आ रहा है, आपका जापान आ रहा है। ये वाला जो रीजन है चाइना से लेके जापान तक का रीजन, ये सारा रीजन आपके ईस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और ये आपका साउथ ईस्ट एशिया कहलाया जाता है। ठीक है, अब इंडिया के अगर मैं वेस्ट में जाऊं, इंडिया के वेस्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको इधर मिडल ईस्ट दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। इंडिया के ये वेस्ट में लाई करता है। ये वाला जो रीजन है ये रीजन वेस्ट एशिया कहलाया जाता है। ये रीजन वेस्ट एशिया कहलाया जाता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये वेस्ट में लाई कर रहा है, इसीलिए ये वेस्ट एशिया है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका जब इसको देखता है तो अमेरिका कहता है कि ये मिडल ईस्ट है। तो इस रीजन सेम है, लेकिन इस रीजन के 2 नाम आपको देखने को मिलेंगे। जब भी आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में इस रीजन की बात करेंगे तो आपको ये रीजन वेस्ट एशिया के नाम से याद रखना है, और अमेरिका जब इस रीजन के बारे में बात करता है तो अमेरिका इसी रीजन को मिडल ईस्ट कह देता है। बहुत ही ट्रबल्ड रीजन है, इसमें से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी रीजन में से देखने को मिलते हैं।
मिडल ईस्ट के अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ में चले जाएंगे तो आपको यूरोप दिखाई दे रहा होगा। यूरोप और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है ये वाली। इस वाटर बॉडी का नाम है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलती है। एक बार इस मैप को फिर से देख लीजिए। मैप क्या कहता है? मैप कहता है कि ये वाला जो रीजन है ये आपका साउथ एशिया है, ये रीजन आपका साउथ ईस्ट एशिया है, ये रीजन आपका ईस्ट एशिया है, ये रीजन आपका वेस्ट एशिया कहलाया जाता है, लेकिन अमेरिका इसी को ही मिडल ईस्ट भी कह देता है। मिडल ईस्ट के नॉर्थ में आपको यूरोप दिखाई दे रहा है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरेनियन सी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है चाइना के ऊपर का, ये वाला रीजन, ये रीजन आपका रशिया है। रशिया एक ऐसा रीजन है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में लाई करता है और कुछ हिस्सा आपके एशिया के अंदर लाई करता है। दुनिया की दो ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन सी हैं? दुनिया की ऐसी दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन सी हैं जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में लाई करता है और कुछ हिस्सा एशिया के अंदर लाई करता है? अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एक तो आपकी रशिया है, ठीक है, रशिया, और जो दूसरी कंट्री है वो है आपकी टर्की। रशिया और टर्की दोनों के दोनों ऐसी हैं जिसका कुछ कुछ हिस्सा यूरोप और एशिया दोनों के अंदर लाई करता रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर, एशिया के अंदर, मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो अभी आपको नहीं बताया, और वो इंपॉर्टेंट रीजन है आपका सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के ऊपर आपको रशिया दिखाई देगा और नीचे आपको पूरा का पूरा मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया दिखाई देता है, और इस तरफ आपको साउथ एशिया दिखाई देगा। ये आपका सेंट्रल एशिया कहलाया जाता है, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के आपके 5 देश होते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार इसको, ठीक है। वैसे सब कुछ डिटेल में आगे भी होगा, लेकिन पहले इसी मैप के ऊपर एक फ्रेमवर्क हम बनाएंगे। ये आपका साउथ एशिया हो गया। साउथ एशिया के इस तरफ आपको ईस्ट एशिया देखने को मिल रहा है, ये आपको साउथ ईस्ट एशिया देखने को मिल रहा है, ये आपका वेस्ट एशिया हो गया। वेस्ट एशिया के ऊपर सेंट्रल एशिया होता है, सेंट्रल एशिया, ठीक है। रशिया आपके यूरोप और एशिया दोनों के अंदर आता है, टर्की आपके यूरोप और एशिया दोनों के अंदर लाई करती है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जरा इस मेडिटेरेनियन सी के ऊपर आ जाओ। मेडिटेरेनियन सी से अगर आप इस तरफ आओगे, मेडिटेरेनियन सी से अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हो तो आपको क्या दिखाई देगा? ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये जो है इसको हम रेड सी कहते हैं। ये आपका रेड सी, मेडिटेरेनियन रेड सी। रेड सी के बाद ये वाला जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये आपका एक गल्फ एरिया है, और इस गल्फ को कहा जाता है गल्फ ऑफ एडन। इसको हम गल्फ ऑफ एडन के नाम से जानते हैं। गल्फ ऑफ एडन के बाद आप इधर अरेबियन सी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इस एरिया को देख लीजिए। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया से मुझे इंडिया से जाना है लेट्स से स्पेन की तरफ, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं इधर आऊँगा, ये आपका अरेबियन सी है। अरेबियन सी से होते हुए मैं इस गल्फ वाले रीजन में आऊँगा, जिस गल्फ को क्या कहा जाता है? गल्फ को कहा जाता है, ये जो आपकी वाटर बॉडी है इसको कहेंगे हम गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन के बाद मैं फिर एंटर करूंगा रेड सी में। रेड सी के बाद मैं एंटर करूंगा मेडिटेरेनियन सी में, और मेडिटेरेनियन सी से मैं यहाँ पे स्पेन, फ्रांस वगैरह वाले जो रीजन है वहाँ पे एंटर कर जाऊंगा, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी से आप कौन कौन से एरियाज याद रखेंगे? ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका रेड सी है। रेड सी के ठीक ऊपर आपको एक वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, ये वाली। ये जो वाटर बॉडी है ये आपकी एक गल्फ है जिसको हम पर्शियन गल्फ के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये आपका पर्शियन गल्फ है। अभी आपको मैं इसको एक डिटेल मैप पे भी दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए क्या याद रखेंगे? मेडिटेरेनियन सी के आसपास के हम कुछ एरियाज देख रहे हैं। ये आपकी मेडिटेरेनियन सी, ये आपकी रेड सी, ये आपका पर्शियन गल्फ। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ये जो आपको एक वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, ये वाटर बॉडी 2 वाटर बॉडी से मिलके बनी है, ठीक है। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, इस नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं बाल्टिक सी, इसको हम बाल्टिक सी कहेंगे। और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये आपका गल्फ ऑफ बोथनिया है, गल्फ ऑफ बोथनिया। तो बाल्टिक सी और गल्फ ऑफ बोथनिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब जरा इसको हम एक मैप पे देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं मेडिटेरेनियन सी की। तो मेडिटेरेनियन सी से आप रेड सी में आएंगे, रेड सी से आप गल्फ ऑफ एडन में, और फिर अरेबियन सी के अंदर आ जाओ। तो वही सेम चीज़ दिख रही है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी से आप रेड सी में आते हैं। अब यहाँ पे एक और एरिया आपको याद रखना है, मेडिटेरेनियन सी से रेड सी में आने के लिए आप सुएज कैनाल से होते हुए रेड सी में एंटर करते हैं। फिर रेड सी से आप गल्फ ऑफ एडन में जाते हैं, और गल्फ ऑफ एडन से आप अरेबियन सी में निकल आते हैं। तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में आपको ये बब अल मंडब दिखाई दे रहा होगा, बब अल मल्डब या मंडेब, कुछ भी याद रख सकते हैं आप। तो ये वाला रीजन भी आपको याद रखें। देखिए मेडिटेरेनियन सी से आप सुएज कैनाल के अंदर आएंगे, मेडिटेरेनियन सी से
आप सुएज कैनाल के अंदर आते हैं, सुएज कैनाल से आप रेड सी में जाएंगे, रेड सी से आप जाएंगे बब अल मंडेब में। बब अल मंडेब आपका एक स्ट्रेट है, ये आपका एक स्ट्रेट है, और इस स्ट्रेट से आप आते हैं गल्फ ऑफ एडन के अंदर, और गल्फ ऑफ एडन से आप आ जाते हैं अरेबियन सी के अंदर। तो ये पूरा का पूरा आपका एक बात आप याद रख सकते हैं, ठीक है। रेड सी के ठीक ऊपर आपको यहाँ पे पर्शियन गल्फ दिखाई दे रहा है। पर्शियन गल्फ के वेस्ट में अगर आप देखें तो ये वाला जो रीजन है छोटा सा, ठीक है, एक बारी ये जो यहाँ पे मार्क कर रखा है, इस रीजन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। ये हॉर्मूज की स्ट्रेट है। तो अभी अभी हमने दो स्ट्रेट देखी, एक स्ट्रेट का नाम है बब अल मंडेब जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, और ऊपर जो आपकी स्ट्रेट है उसका नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जुड़ा हुआ आपका किस तरह का क्वेश्चन आता है, आपसे ये पूछा जाता है कि आपका जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये कौन सा देश कंट्रोल करता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान कंट्रोल करता है। यहाँ पे आपका ये जो छोटा सा एरिया है इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं। ये आपका बब अल मंडप है। तो बब अल मंडप से जुड़ा हुआ किस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, बब अल मंडप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि बब अल मंडप कौन कंट्रोल करता है, तो या फिर किन देशों के बीच में बब अल मंडप आता है। बब अल मंडप आपके यमन और जिबूती के बीच में आता है। ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा एरिया है, जिबूती। ये कौन सी कंट्री है, ये आपकी जिबूती है। ऊपर आपके यमन है और नीचे आपके जिबूती आता है। तो बब अल मंडेब आपके जिबूती और यमन के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक जो कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है वो ये कि इथियोपिया जो है वो एक बहुत ही बड़ा सा देश है और जिबूती बहुत छोटा सा यहाँ पे है। तो कई बारी मैप पे हम भूल जाते हैं कि इधर एक जिबूती का भी छोटा सा एरिया लाई करता है। तो जो बब अल मंडेब है वो आपके यमन और जिबूती के बीच में आएगा। जिबूती के ठीक ऊपर आपको एरिट्रिया दिखाई दे रहा है, इधर आपको इथियोपिया और इधर आपको सोमालिया दिखाई देगा। ये आपका यमन है, ये ओमान है, ठीक है। जब इस रीजन पे आएंगे तो इस रीजन को भी कवर करेंगे। फिलहाल के लिए याद रखिए बब अल मंडेब आपके यमन और जिबूती के बीच में लाई करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और एरिया, इसी रीजन से जुड़ा हुआ, आपको मैंने सुएज कैनाल के बारे में बताया। ये सुएज कैनाल आपकी एक मैन मेड कैनाल है जो कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ देती है। तो जो भी आपकी शिप होती है, जो भी आपके व्हीकल्स होते हैं, वो मेडिटेरेनियन में सुएज कैनाल से होते हुए रेड सी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। अब ये जो सुएज कैनाल आपको दिखाई दे रही है, सुएज कैनाल के साथ में ही एक आपको पेनिनसुला दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये जो ट्रायंगल से बंधा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये जो छोटा सा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल का नाम है सिनाई पेनिनसुला। इस वाले रीजन का नाम क्या है, इस वाले रीजन का नाम है सिनाई पेनिनसुला। अब अगर हम सिनाई पेनिनसुला से ही कंटिन्यू करें अपने मैप को, तो ये आपको सिनाई पेनिनसुला दिख रहा है, ट्रायंगल सा, ठीक है। सिनाई पेनिनसुला के साइड में जो ये छोटी सी वाटर बॉडी, छोटा सा गल्फ दिखाई दे रहा है, इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ अकाबा। इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी, फिर सुएज कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, सुएज कैनाल से होते हुए आप रेड सी में आते हैं, बब अल मंडेब होते हुए आप गल्फ ऑफ एडन में आते हैं, और फिर अरेबियन सी में चले जाते हैं। इधर अगर देखा जाए तो आप पर्शियन गल्फ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होते हुए अरेबियन सी के अंदर आ जाते हैं। बब अल मंडेब आपके यमन और जिबूती के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, और ये जो आपका गल्फ है, ये जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी को हम गल्फ ऑफ अकाबा के नाम से जानते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक। अब देखो, ये जो सिनाई पेनिनसुला है ये आपके इजिप्ट का ही हिस्सा है। तो इजिप्ट के साथ किसका बॉर्डर लग रहा है अगर हम इसको देखना चाहें, तो आपको बहुत ही क्लियरली एक देश दिखाई दे रहा है जिसका नाम है इजराइल, ठीक है। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ना, ये आपका पूरा का पूरा इजराइल है। बहुत ही छोटा सा देश है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये इजराइल याद रखना है। इजराइल के ठीक ईस्ट में आपको उसका एक पड़ोसी दिखाई देता है, जॉर्डन। जॉर्डन के ऊपर सीरिया बैठा हुआ है। इजराइल के बगल में है जॉर्डन और जॉर्डन के सर पे है सीरिया। जॉर्डन के ही साइड में आपको इराक दिखता है और इराक के साइड में आपको ईरान दिखाई दे रहा है। ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करता है। पर्शियन गल्फ से ढेर सारे आपके जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, वो क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है और वो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होता हुआ। तो जो भी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करेगा वो बेसिकली क्रूड ऑयल के रूट को कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बारी फिर से ये वाला जो रीजन है इसको अच्छे से याद करेंगे आप कि मेडिटेरेनियन सी से सुएज कैनाल, फिर रेड सी, फिर बब अल मंडेब, फिर गल्फ ऑफ एडन होते हुए आप अरेबियन सी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। ये आपका सिनाई पेनिनसुला, और इसी के साइड में आपका इजराइल लगा हुआ है, जॉर्डन लगा है, सीरिया लगा है, इराक लगा है, ईरान लगा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। अब हम आ जाते हैं बाल्टिक सी वाले रीजन में। तो बाल्टिक सी वाले रीजन की अगर बात करें तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ये आपके तीन देश आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये है आपका नॉर्वे, ये है आपका स्वीडन,
और ये वाला यहाँ पे एक देश आपको दिखाई देगा जिसका नाम है फिनलैंड। तो इनको मैं याद रखता हूँ NSF के नाम से, NSF, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो ये पॉलिटिकली अपने आप को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, और इनका जो कल्चर है, इनका कल्चर भी सेम है, और ये अपने कल्चर को नॉर्डिक कल्चर कहते हैं। तो ये नॉर्डिक कंट्रीज भी कहलाई जाती हैं। तो आपकी स्कैंडिनेवियन या फिर नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती हैं? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाई जाती हैं पॉलिटिकली, और नॉर्डिक कहलाई जाती हैं आपकी कल्चरली। ठीक है, ये आपका बाल्टिक सी है इधर, और ये आपका गल्फ ऑफ बोथनिया है। गल्फ ऑफ बोथनिया और बाल्टिक सी बिल्कुल आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जरा इस वाले मैप पे आ जाइए। ये वही मैप है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इधर आपको बाल्टिक सी दिखाई दे रही है, ये आपको बाल्टिक सी दिखाई दे रही होगी, और ये आपको गल्फ ऑफ बोथनिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिलके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाई जाती हैं, नॉर्डिक कंट्रीज कहलाई जाती हैं। ये आपका बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी के साथ में ही आपके 3 देश लगे हुए हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया के बारे में हम अलग से बात करेंगे जब रशिया के पड़ोसी को पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये जो 3 देश हैं फिलहाल के लिए याद रखिए, इन 3 देशों को हम एक साथ मिला के क्या कह देते हैं? इन 3 देशों को एक साथ मिला के हम बाल्टिक कंट्रीज कह देते हैं। इनको हम बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इस मैप में मेडिटेरेनियन सी से जुड़ते हुए ये कुछ चीज़ें याद रख रहे हैं। ठीक है, अब जरा हम आ जाते हैं पॉलिटिकल मैप से अलग हटके, अब हम फिजिकल मैप की तरफ आते हैं। ये आपका फिजिकल मैप है। अभी फिजिकल मैप में ये मत सोचिएगा कि सारे के सारे आप एक साथ ही रट लेंगे, एक साथ नहीं रटना, स्लोली चलेंगे लेकिन अच्छे से करते चलेंगे। आप फिजिकल मैप में हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलिए। जब भी आपको रिवीजन करनी हो, स्टार्टिंग पॉइंट में आपको बोलूंगा कि इंडिया को लेके चलते हैं हम। इंडिया की अगर बात करें तो ये आपको गंगा नदी दिखाई दे रही है, और आपको यहाँ पे इंदस नदी दिखाई दे रही है। इंडिया से अगर आप इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको कौन से देश दिखाई देते हैं? यहाँ पे आपको साउथ ईस्ट एशिया के देश दिखाई देते हैं, और इधर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट नदी दिखाई दे रही है, बहुत ही क्लियरली आपको ईस्ट में एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम है मेकोंग। ठीक है, ये आपकी मेकोंग नदी यहाँ पे दिखाई देती है। इंडिया से अगर आप ऊपर की तरफ चलेंगे, जैसे ही हिमालय को आपने पार कर लिया, वैसे ही आता है आपका तिब्बत का प्लेट्यू। तिब्बत के प्लेट्यू को कहा जाता है रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? तिब्बत के प्लेट्यू को रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तिब्बत के प्लेट्यू के और ऊपर जाएंगे तो आपको एक कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा जिसको गोबी डेजर्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपका गोबी डेजर्ट आ चुका है। ठीक है, अब इंडिया से आप आ जाइए वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ जब आप चलेंगे तो ये कौन सा था? ये आपका पर्शियन गल्फ है, ये आपका अरेबियन सी दिखाई दे रहा है, ये रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। ये वाला रीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो रीजन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपकी अराल सी। यहाँ पे आपको अराल सी दिखाई देती है, और यहाँ पे आपको बलकाश सी दिखाई देगी, ये वाली। ठीक है, तो अराल सी और बलकाश सी आपको याद रखनी है। अराल सी से थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ आएंगे तो आपकी कैस्पियन सी आ जाती है, और कैस्पियन सी से वेस्ट की तरफ आएंगे तो ब्लैक सी आ जाती है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? बलकाश, बलकाश, अराल, कैस्पियन, ब्लैक। बलकाश, अराल, कैस्पियन, ब्लैक। ब्लैक के ऊपर अगर आप चढ़ के जाएंगे तो ब्लैक के ऊपर नहीं, थोड़ा सा आपको नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, ब्लैक से अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको बाल्टिक दिखाई देती है। बाल्टिक में मैंने क्या बताया था? नीचे बाल्टिक है, ऊपर आपका गल्फ ऑफ बोथनिया है। तो ये रहा आपका ब्लैक, और यहाँ पे आपको बाल्टिक सी दिखाई देगी। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे मैपिंग के और भी सेक्शन होते जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नदियाँ भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहाँ पे जा रही है? ये आपके कैस्पियन सी के अंदर जा रही है। रशिया की आपकी कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। ये आपको यूराल माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। यूराल माउंटेन बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं। ये ऐसे माउंटेन हैं जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट को सेपरेट करते हैं एशियन कॉन्टिनेंट से। अगर मैं इस वाले मैप की बात करूं तो इस वाले मैप में एशिया और यूरोप को, एशिया और यूरोप की, ये तो पॉलिटिकल बाउंड्री हो गई एशिया और यूरोप की। यहाँ की अगर मैं फिजिकल बाउंड्री की बात करूँ तो यहाँ पे पूरी की पूरी एक माउंटेन चेंज चलती है, उस माउंटेन चेंज को यूराल कहा जाता है। रशिया की कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। एक नदी है जो कि यूराल के वेस्ट में फ्लो करती है जिसका नाम है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी। और इसके अलावा जो जो रशिया की बाकी इंपॉर्टेंट नदियाँ जैसे कि ऑब हो गई, ये सारी की सारी आपके ईस्ट में फ्लो करती हैं। रशिया में जितनी भी नदियां यूराल के ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं और अपने पानी को आर्कटिक ओशन के अंदर मिला देती हैं। यहाँ पे आर्कटिक ओशन के अंदर मिला देंगी। वोल्गा रशिया की इकलौती ऐसी नदी है जो नीचे की तरफ फ्लो करती है और अपने पानी को कैस्पियन सी के अंदर जाके ड्रेन कर देती है। तो इसीलिए ये वोल्गा नदी, जैसे जैसे लेक्चर होते जाएंगे तब आपको
ये और भी समझ में आएगा। फिलहाल के लिए क्या याद रखना है आपको, ये वोल्गा नदी अगर देख सकते हैं तो वोल्गा नदी देखिए, वोल्गा नदी अपने पानी को कहाँ पे डाल रही है, वोल्गा नदी का जो पानी है वो कैस्पियन सी के अंदर जा रहा है। ठीक है, फिर से याद कर लीजिए, बल्काश, अराल, कैस्पियन और यहाँ पे ब्लैक सी। ब्लैक सी से नॉर्थ वेस्ट में चलते जाएंगे, ब्लैक सी से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलेंगे तो आपका बाल्टिक सी आ जाता है। ठीक है, कहाँ पे आपकी ये अराल है, ये बल्काश है। ठीक है, बल्काश, अराल, कैस्पियन, ब्लैक और बाल्टिक सी, ये वाला रीजन आपका गल्फ ऑफ बोथनिया कहलाया जाता है। बाल्टिक सी के साथ में ही आपको नॉर्थ सी दिखाई देगा, नॉर्थ सी बाल्टिक सी के साइड में ही लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आपकी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये 3 देश आते हैं जो कि पॉलिटिकली स्कैंडिनेविया कहलाते हैं। तो यहीं पे आपको स्कैंडिनेविया दिख रहा होगा, ये आपकी कल्चरली नॉर्डिक कंट्रीज कहलाई जाती हैं और पॉलिटिकली इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है, अब बाल्टिक सी से अगर आप नीचे आएंगे तो ये देखिए, ये आपका यूरोप है, ये आपका मतलब पूरा का पूरा यूराल माउंटेन्स तक ये आपका यूरोप है। अब यूरोप और अफ्रीका को कौन सेपरेट कर रहा है, मैंने आपको बताया था यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करती है मेडिटेरेनियन सी। ये आपका अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है। मेडिटेरेनियन सी के टॉप पर आपको एक माउंटेन रेंज दिखाई देगी जिसका नाम है एल्प्स। मेडिटेरेनियन सी के नीचे आपके नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक माउंटेन रेंज दिखाई देगी जिसका नाम है एटलस। ए से है, मेडिटेरेनियन के ऊपर एल्प्स है जो कि यूरोप में लाई करता है। मेडिटेरेनियन के नीचे नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में आपको एटलस माउंटेन दिखेंगे। एटलस माउंटेन के ठीक नीचे आपको दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट दिखाई देता है। ठीक है, ये सहारा डेजर्ट आपको दिख रहा है। एक बारी फिर से हम इंडिया से ट्रेस करते हुए वापस आएंगे। ठीक है, इसी रीजन को कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों को दोबारा से देखते हैं। ये आपका इंडिया, इंडिया से हम वेस्ट की तरफ मतलब ऊपर की तरफ चलते पहले, तो जैसे ही आप इंडिया के हिमालयाज को पार करेंगे, हिमालयाज को पार करते ही रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है, प्लेटी ऑफ तिब्बत। तिब्बत के ऊपर आपका गोबी डेजर्ट है। ठीक है, गोबी डेजर्ट आ गया। अब इंडिया के वेस्ट की तरफ अगर हम चलें तो इंडिया के वेस्ट की तरफ जब आप चलने लगोगे तो इंदस दिखाई देता है। इंदस के इधर आपको अराल सी दिख रही है, अराल सी के बगल में बलकाश सी। अब अराल और बलकाश के बारे में 2-3 पॉइंट जो कि आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लिखने की ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सुनते चलिए और कहीं पेज पर अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। वैसे इतनी बार सुन लीजिएगा कि आपको लिखना ना पड़े। ठीक है, बार बार ही रटना ना पड़े। ये जो आपकी अराल सी है ये 2 देशों के बीच में लाई करती है। ऊपर आपको कजाकिस्तान दिखेगा और नीचे उज्बेकिस्तान। जब हम सेंट्रल एशिया करेंगे तो सेंट्रल एशिया के टाइम पर यह वाला एरिया आपका और भी क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल एशिया के लिए सिर्फ इतना याद कर लीजिए फिलहाल के लिए, K² T² U, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, K² T² U। ठीक है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में उनके बॉर्डर पे आपको एक सी दिखाई देती है जो कि अराल सी है। अराल सी आज की डेट में बहुत ज़्यादा सूख चुकी है। ठीक है, अराल सी, इसके अंदर कुछ नदियों का पानी आता है, सिर दरिया, अमू दरिया के नाम से, जो कि हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए क्या याद रखना है, ऊपर कजाकिस्तान, नीचे उज्बेकिस्तान, दोनों के बॉर्डर पे अराल सी। तो अराल सी कौन से देशों के बीच में आती है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीच में। ये आपकी लेक बलकाश है जो कि पूरी तरह से कजाकिस्तान के अंदर आती है। अब लेक बलकाश से आप और ईस्ट की तरफ अगर चलेंगे तो रशिया के अंदर एक और लेक देखने को मिलती है जिसका नाम है लेक बैकाल। लेक बैकाल पूरी तरह से रशिया के अंदर आती है, लेक बैकाल पूरी तरह से रशिया के अंदर आएगी। तो चलिए फिर से देखते हैं, इंडिया से चल रहे हैं वेस्ट की तरफ, इंदस पार करके गए, कैस्पियन सी दिख रही है, कैस्पियन सी के बगल में ही आपकी अराल सी और यहाँ पे आपकी बलकाश सी। बलकाश सी से और इस तरफ चलोगे तो पूरे रशिया के अंदर मतलब रशिया के अंदर पूरी तरह से एक लेक है जिसका नाम है बैकाल। ठीक है, बलकाश पूरी तरह कजाकिस्तान में है, अराल सी कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में है। तो अब आपका जो माइंड मैप क्या बनना चाहिए, आपका माइंड मैप बनना चाहिए कि आप रशिया से इंपॉर्टेंट लेक्स को ट्रैक करते हुए आ रहे हो। तो सबसे पहले आपको लेक बैकाल दिखेगी जो पूरी तरह रशिया के अंदर ही है और किसी देश में नहीं है ये। फिर उसके बाद आप कजाकिस्तान आए, रशिया से जैसे ही कजाकिस्तान में घुसे आपको लेक बलकाश मिल गई, बलकाश। ठीक है, लेक बलकाश के बाद आपकी अराल सी मिल गई जो कि आपके कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंदर है। अराल सी से आप कैस्पियन सी में पहुंचे, कैस्पियन सी से आप ब्लैक सी में पहुंचे और ब्लैक सी से नॉर्थ वेस्ट में आपको बाल्टिक सी दिख रही है। बाल्टिक सी के ऊपर आपको गल्फ ऑफ बोथनिया दिखाई दे रहा है। बाल्टिक सी के वेस्ट में आपको नॉर्थ सी दिखाई देती है। ठीक है, नॉर्थ सी आपको दिख गई। अब मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ साइड पे कौन से माउंटेन्स है, जल्दी से रिकॉल करिए। और मेडिटेरेनियन सी के
साउथ में अफ्रीका में कौन से माउंटेन है? मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में आपको यूरोप में एल्प्स दिखाई दे रहे हैं, और मेडिटेरेनियन सी के साउथ में नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के अंदर आपको एटलस माउंटेन दिख रहे हैं। एटलस माउंटेन के नीचे आपको सहारा डेजर्ट दिखाई देता है, सहारा डेजर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब एक और चीज, मेडिटेरेनियन सी के अगल बगल हम कुछ रीजन्स को मैप करेंगे। अभी मेडिटेरेनियन सी में अगर मैं यहाँ से चालू करूँ तो आपको एक आइबेरियन पेनिनसुला दिखाई दे रहा है। जब मैं आइबेरियन पेनिनसुला बोलता हूँ तो इसका मतलब है स्पेन। ये जो आइबेरियन पेनिनसुला है ये आपके स्पेन वाले रीजन के अंदर लाई करता है। मैं बोलूंगा आइबेरियन और आप सुनोगे स्पेन, ठीक है। आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ पे? स्पेन में है। आइबेरियन पेनिनसुला आपके स्पेन में आता है। स्पेन के सर पे चढ़ के बैठा है फ्रांस, इस वाले रीजन में आपको फ्रांस देखने को मिलेगा। तो मेडिटेरेनियन सी में अगर मैं क्लॉकवाइज देखूं तो आप आइबेरियन पेनिनसुला यानी कि स्पेन से एल्प्स की तरफ जाओगे, एल्प्स से फिर आप एनाटोलिया में जाओगे। एनाटोलिया कौन सा वाला रीजन आ गया आपका? ये टर्की वाला रीजन, एनाटोलिया, ठीक है, एनाटोलिया। फिर उसके बाद आपका ये इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा है, फिर आपकी सुएज कैनाल है। यहाँ से आप मेडिटेरेनियन से फिर आप सहारा डेजर्ट और फिर आपके एटलस माउंटेन्स आते हैं, ठीक है। फिर से मेडिटेरेनियन सी के आसपास के रीजन को फिर से देखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा। मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पे आपका आइबेरियन पेनिनसुला है, फिर एल्प्स आते हैं, फिर एनाटोलिया आता है, फिर सहारा डेजर्ट और फिर आपका एटलस माउंटेन आता है, ठीक है। अब जरा एनाटोलिया के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एनाटोलिया और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जो इंदस रिवर है, एनाटोलिया और इंदस के बीच में जो माउंटेन रेंजेस है उनको जाग्रोस के नाम से जाना जाता है। जाग्रोस के ही ठीक ऊपर आपको कैस्पियन सी दिखाई देगी, ठीक है। अब इसी मैप में पहले हम सी से चलते आएंगे, लेक बैकाल रशिया के अंदर, फिर उसके बाद आती है आपकी लेक बलकाश कजाकिस्तान में, फिर अराल सी आपके कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में, फिर कैस्पियन सी, फिर ब्लैक सी, फिर आपकी बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, नॉर्थ सी, ठीक है। फिर मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ के रीजन को देखेंगे तो हम आइबेरियन पेनिनसुला से होते हुए एल्प्स में गए, एनाटोलिया गए, सहारा डेजर्ट आए और फिर एटलस में आ गए, ठीक है। एनाटोलिया और इंदस के बीच में जाग्रोस माउंटेन है और जाग्रोस माउंटेन कैस्पियन सी के ठीक नीचे आपको दिखाई देंगे। जाग्रोस माउंटेन कैस्पियन सी के ठीक नीचे दिखाई देते हैं। रशिया के बारे में मैंने बताया था कि जो यूराल माउंटेन्स हैं, यूराल माउंटेन्स सेपरेट यूरोप विद एशिया। यूराल माउंटेन के वेस्ट साइड में आपको एक नदी दिख रही है वोल्गा। वोल्गा का पानी कैस्पियन सी में जाके गिरता है, और वोल्गा के अगर आप ईस्ट साइड पे देखेंगे तो आपको एक नदी दिख रही है ऑब, एक दिख रही है येनिसी, एक दिख रही है आपकी लेना। ऑब येनिसी लेना, ऑब येनिसी लेना, इन तीनों नदियों का पानी आर्कटिक ओशन के अंदर जाके ड्रेन करता है। आर्कटिक ओशन में वोल्गा का कैस्पियन सी में ड्रेन करता है, ऑब येनिसी और लेना का आपका आर्कटिक ओशन के अंदर ड्रेन करेगा पानी, ठीक है। अब आर्कटिक ओशन के ऊपर आए तो आर्कटिक ओशन का भी कुछ रीजन्स देख लीजिए। आर्कटिक ओशन आज की डेट में इसलिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि ये जो ओशन है ये पूरी तरह से फ्रोजन था। फ्रोजन होने के बाद अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक ओशन अब पिघल रहा है। आर्कटिक ओशन की मेल्टिंग हो रही है और इस मेल्टिंग की वजह से नए नए ट्रेड रूट, नए नए सी रूट निकल के आ रहे हैं, और उस नए नए सी रूट में ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला पूरा रीजन कह लीजिए, ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन नेचुरल गैस से रिच है। अब ये जो पूरा रीजन है ये आपका लाई करता है रशिया के अंदर। तो जैसे जैसे ये वाला रीजन में लैंड और सी पिघलने लगेगी, वैसे वैसे नेचुरल गैसेस को रिकवर करना आसान हो जाएगा, उस रिजर्व को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना आसान हो जाएगा। तो रशिया के लिए ये वाला जो रीजन है वो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इस रीजन में उसी इंपॉर्टेंस की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं और उन प्लेट्यूज को अभी आप देखेंगे। प्लेट्यूज क्या है? यहाँ पे आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज दिख रही थी। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पेनिनसुला एरिया है और इस पेनिनसुला को कोला पेनिनसुला कहते हैं। कोला पेनिनसुला ये आपके रशिया के अंदर लाई करता है। रशिया का एक पोर्ट है यहाँ पे, मुरमांस्क पोर्ट, मुरमांस्क पोर्ट, ठीक है। जब हमने ओशन करंट्स पढ़े थे तो मैंने आपसे बताया था कि यहाँ से आपका वो गल्फ करंट्स आते हैं, गल्फ स्ट्रीम आती है। गल्फ स्ट्रीम जो कि बहुत ही ज़्यादा वार्म होती है। वार्म होने की वजह से ये जो गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्दर्न यूरोप के ये वाले जो हिस्से हैं, इस वाले हिस्से के अंदर टेम्परेचर को मॉडरेट रखती है। ये जो आपकी गल्फ स्ट्रीम है ये बहुत वार्म होती है। इसकी वार्मथ की वजह से ये वाला जो एरिया है, एक बारी मैं इसको रब करके फिर से आपको दिखाता हूँ। गल्फ स्ट्रीम इस वाले एरिया में आ रही है, ठीक है, एक आपकी इस तरह से जाती है, ठीक है, और एक आपकी
ऊपर की तरफ जाती है। ये वाली जो गल्फ स्ट्रीम है ये यहाँ तक आती है, इस वाले एरिया तक। तो इस वाले एरिया में ये जो पोर्ट होती हैं उन पोर्ट्स को आइस फ्री रखती है। इनका टेम्परेचर हाई होने की वजह से, गर्म होने की वजह से यहाँ पे जो पोर्ट्स होते हैं वो आइस फ्री होते हैं। तो रशिया का आर्कटिक ओशन में अगर कोई पोर्ट ऐसा है जो कि आइस फ्री रहता है तो उस पोर्ट का नाम है मुरमांस्क पोर्ट। और मुरमांस्क पोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मुरमांस्क पोर्ट। ठीक है, रशिया का आइस फ्री पोर्ट है। मुरमांस्क पोर्ट कौन से पेनिनसुला पे लाई करता है? आपके कोला पेनिनसुला के ऊपर, कोला पेनिनसुला के ऊपर ये लाई करेगा, कोला पेनिनसुला। ठीक है, तो ये रशिया का ये वाला रीजन है। अभी हम रशिया और उसके नेबरहुड करेंगे तब दोबारा से मैं दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ कितना याद रखिए, स्कैंडिनेविया के पास में मुरमांस्क कोला पेनिनसुला है। ठीक है, फिर आर्कटिक ओशन जो है, आर्कटिक ओशन अलग अलग सीज में बटा हुआ है, अलग अलग सीज में बटा हुआ है। आर्कटिक ओशन की कौन कौन सी सीज आपको देखने को मिलती है? बेरेंट, कारा, लाप्टेव, ईस्ट साइबेरिया और चुकची। फिर से सुन लीजिए, बेरेंट, कारा, लाप्टेव, ईस्ट साइबेरिया, चुकची। ठीक है, BKL, BKL EC, BKL EC, बेरेंट सी, कारा सी, लाप्टेव सी, ईस्ट साइबेरिया सी, चुकची सी, ये सारी की सारी सी आपके आर्कटिक ओशन में लाई करती है और रशिया के नॉर्दर्न रीजन में आपको ये सारी सी देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ रशिया के कुछ रीजन्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स, साइबेरियन प्लेट्यू। ठीक है, ये लेना सी है जो मैंने आपको बता दिया आर्कटिक सी में ट्रेन करती है। अगर आपसे पूछा जाए लेना सी बेरेंट सी में ट्रेन करती है, गलत। लेना सी आपके लाप्टेव में ट्रेन कर रही है। ऑब सी जो है वो आपके कारा सी के पास ट्रेन कर रही है, यानी सी आपके कारा सी और लेप्टेव सी के बीच में ट्रेन कर रही है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो रीजन है ये रशिया है और यहाँ पे आपको यूएस का अलास्का रीजन दिखाई देता है, ये वाला रीजन। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इसको रिपीट किया हुआ है रीजन को। ठीक है, बेसिकली उन्होंने क्या किया, ये वाला जो रीजन है ये रीजन यहाँ पे दोबारा से बना दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। रशिया और यूएस, ये आपका यूएस है और ये आपका रशिया है। रशिया और यूएस के बीच में ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि रशिया और यूएस को कौन सा रीजन सेपरेट करता है, कौन सी चीज सेपरेट करती है, तो वह है आपका बेरिंग स्ट्रेट। तो एक बारी फिर से हम रशिया के बैकाल लेक से चालू करते हैं। रशिया के बैकाल लेक की अगर हम बात करें तो बैकाल लेक से आप वेस्ट की तरफ आएंगे, आप लेक बल्काश में आ जाएंगे जो कजाकिस्तान में, अराल सी जो कि कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में, फिर कैस्पियन सी, फिर ब्लैक सी, फिर बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के ऊपर आपका गल्फ ऑफ बॉथनिया और इधर आपका नॉर्थ सी। मेडिटेरेनियन सी में एक पूरा चक्कर काटना है तो आइबेरियन पेनिनसुला के बाद एल्प्स में जाएंगे, एनाटोलिया में जाएंगे, सहारा में जाएंगे, एटलस में जाएंगे। एनाटोलिया और इंदस के बीच में जाग्रोस माउंटेन है जो कि कैस्पियन सी के ठीक नीचे आपको दिखाई देंगे। यूराल माउंटेन जो है वो यूरोप और एशिया को सेपरेट करते हैं। रशिया की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उन इंपॉर्टेंट रिवर में, रशिया की इंपॉर्टेंट रिवर में यूराल के वेस्ट साइड पे वोल्गा है जो कि कैस्पियन सी में ट्रेन करती है, और रशिया के यूराल माउंटेन के ईस्ट साइड में आपकी ओब नदी, येनिसी और लेना नदी है जो कि आर्कटिक के अंदर ट्रेन करती है। आर्कटिक की अगर बात की जाए तो आर्कटिक सी अपने आप में अलग अलग सी के बीच में डिवाइडेड है और वो अलग अलग सी क्या है? BKL EC, बेरेंट सी, कारा सी, लाप्टेव सी, ईस्ट साइबेरिया सी और चुकची सी। ठीक है, फिर जब आप ये सारी की सारी आपके रशिया के नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में लाई करती हैं। रशिया और यूएस के बीच में कौन सा रीजन है? बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक, रशिया का मुरमांस्क पोर्ट आपके यहाँ पे लाई करता है। मुरमांस्क जब भी पढ़ोगे तो ओशन करंट याद कर लीजिएगा, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आपके मुरमांस्क पोर्ट तक आती है। यह कौन सा प्लेट्यू है? यह आपका कोला प्लेट्यू है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीजन आपको याद रखने हैं। और कौन सा रीजन आप इसमें से अभी याद कर सकते हैं? मेडिटेरेनियन से अब हम नीचे की तरफ आते हैं। एटलस माउंटेन आपके अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, फिर आपको सहारा डेजर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपकी नाइल नदी है, नाइल नदी। ठीक है, नाइल नदी, और यहाँ पे आपको लेक विक्टोरिया दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर जब हम अफ्रीका का मैप करेंगे तो दोबारा से आएंगे। फिलहाल याद रखिए एटलस, सहारा, विक्टोरिया लेक, चैड लेक, ये नाइल नदी है। ठीक है, यहाँ पे आपको नामिब डेजर्ट देखने को मिलेगा, नामिब डेजर्ट। ठीक है, ये अफ्रीका के लिए फिलहाल आप इतना याद रखेंगे। अब हम आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्टर्न रीजन है, इस पूरे वेस्टर्न रीजन में ऊपर से लेके नीचे तक एक माउंटेन रेंज चल रही है जिसका नाम है रॉकी। रॉकी का भाई एंडी आपके साउथ
अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिलेगा। रॉकी का भाई एंडी साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में एक तरफ अमेजोन फॉरेस्ट है, ए से अमेजोन फॉरेस्ट और ए से एंडीज माउंटेन, ए से एंडीज और ए से अमेजोन। अमेजोन फॉरेस्ट भी साउथ अमेरिका में और एंडीज भी आपके साउथ अमेरिका में। एंडीज का भाई रॉकी आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर लाई करता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये लाई करेगा। अब नॉर्थ अमेरिका में इस तरफ आपका रॉकी है, रॉकी का भाई एंडीज नीचे की तरफ रहता है। रॉकी का एक कजन है जिसका नाम है अपलाकिन, अपलाशियन आपके यहाँ पे लाई करेगा, अपलाशियन आपके इस तरफ लाई करता है। फिर से देख लीजिए नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स, नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स रॉकी और अपलाशियन, साउथ अमेरिका का माउंटेन है आपका एंडीज। एंडीज के साथ में आपको यहाँ पे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, पूरा का पूरा अमेजॉन बेसिन देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी मिसिसिपी, और इसके साथ साथ नॉर्थ अमेरिका की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिसको हम अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। HMS के नाम से हम आगे इनको देखेंगे, ठीक है, अभी मत डरिए इनको देख के। नॉर्थ अमेरिका में रॉकी के ऊपर भी कोई लाई करता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रॉकी का भी एक बड़ा भाई है जिसका नाम है ब्रुक्स, बड़ा भाई नहीं है तो बड़ी बहन हो गई, तो रॉकी की बड़ी बहन है ब्रुक्स। तो देखिए रॉकी की बड़ी बहन ब्रुक्स, ब्रुक्स को पसंद है बुक, ठीक है, ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स रेंज रॉकी, रॉकी का छोटा भाई एंडी, रॉकी का कजन अपलाकियन, रॉकी का कजन अपलाशियन। एंडीज के साइड में ही आपको अमेजॉन बेसिन दिख रहा होगा, और अमेजॉन बेसिन के नीचे आपको ब्राजीलियन हाईलैंड्स याद रखना है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स याद रखना है। जब भी हम साउथ अमेरिका को पढ़ते हैं तो साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि आपके पंपास, चाकोस, यानोस, ठीक है, ये भी आपके जब कॉन्टिनेंट वाइज करेंगे तो उस टाइम पर हम इन रीजन्स के ऊपर आएंगे। फिलहाल आपको जितना जितना बताया उतना आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक वर्ल्ड मैप है जो कि आपको याद रखना है। अभी जो आपने देखा था वो आपका एक फिजिकल मैप था, अब हम आ जाते हैं पॉलिटिकल मैप के ऊपर। पॉलिटिकल मैप में अभी सिर्फ हम एक अंदाजा लेंगे कि कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पे। देखिए यहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला बोला था मैंने आपको, ठीक है, आइबेरिया के ऊपर आपको स्पेन बताया था मैंने आपको। स्पेन के सर पे कौन बैठा है? फ्रांस बैठा है। फ्रांस के सर पे कौन बैठा है? जर्मनी बैठा हुआ है। फ्रांस के नीचे कौन है? फ्रांस के नीचे ये पूंछ जो निकल रही है ना, ये इटली की पूंछ है, इटली की पूंछ है यहाँ पे ये आपकी, ठीक है। अब वो याद आ रहा है एनाटोलिया, एनाटोलिया आपको यहाँ पे दिख रहा था। साइप्रस, यहाँ पे आपको जैग्रोस माउंटेन दिख रहे थे, इधर आपको इंदस नदी दिख रही थी। जैग्रोस माउंटेन के ऊपर आपको कैस्पियन सी दिख रहा होगा, ये आपका कैस्पियन सी है, ये आपका ब्लैक सी है, ठीक है। ये आपका बाल्टिक सी है, ये गल्फ ऑफ बोथनिया हो गया, ये आपका नॉर्थ सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको एटलस माउंटेन दिख रहे होंगे, इधर रॉकीज, इधर ब्रुक्स, इधर एंडीज, ये आपका अमेजॉन हाईलैंड, और यहाँ पे कौन से थे आप बताइए? एप्लाकियन। इस रीजन को क्या बोला था मैंने? ग्रेट लेक्स याद रखेंगे। ये है आपकी हडसन, ठीक है, ये आपकी हडसन हो गई। और कौन से रीजन हमने देखे थे? ये आपका लेक बैकाल है, ये आपकी बैकाल है, ये आपकी लेक बलकाश है जो कि पूरी तरह कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान के नीचे आपको ये लेक यूराल सी दिखाई दे रही है, ये आपकी कैस्पियन सी हो गई, ठीक है। तो ये सारे के सारे रीजन्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे आपका मुरमांस्क है, ये आपका कोला प्लेट्यू है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं पे यूराल माउंटेन्स दिख रहे होंगे। ये आपकी बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के साइड में ये 3 देशों को मैंने क्या नाम दिया था? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये आपके बाल्टिक ओशन है, और सॉरी बाल्टिक कंट्रीज कहलाई जाती हैं, ठीक है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसी रीजन को देखते हैं। अब एक और चीज़ देख लेते हैं हम आज की क्लास के अंदर, वो क्या है? दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स कौन कौन से हैं। तो अगर डेजर्ट्स की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट की, तो सबसे बड़ा डेजर्ट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट वो है आपका सहारा डेजर्ट। आपके अफ्रीका के अंदर ये सहारा डेजर्ट आता है। सहारा डेजर्ट के बगल में ही आपको अरेबियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। अफ्रीका सिर्फ सहारा डेजर्ट नहीं है अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के अंदर एक कालाहारी डेजर्ट भी है, ठीक है। ओशन करंट से इसका क्या लेना देना है? अगर ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो रिकॉल करिए, ठीक है। ओशन करंट की वजह से डेजर्ट क्यों मर रहे हैं, जल्दी से रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका सहारा डेजर्ट है, ये आपका कालाहारी डेजर्ट है, यहाँ पे आपको अरेबियन डेजर्ट दिख रहा होगा। ये आपका गोबी डेजर्ट है, ठीक है, गोबी डेजर्ट, और यहाँ पे आपका पैटेगोनिया डेजर्ट, ठीक है। ये आपका ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाई करता है, ठीक है। एंटार्क्टिक और आर्कटिक की मतलब एकदम ही जमे हुए हैं, फ्रोजन है, इसीलिए वो डेजर्ट बन चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा मैं टाइम लगा नहीं रहा हूँ। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। वही डेजर्ट्स अगर देखें, कालाहारी के साथ एक और डेजर्ट आप याद रख सकते हैं जिसका नाम है नामिब। यहाँ पे आपको पैटागोनिया डेजर्ट दिख रहा था, उसी के साथ आप एक एटेकामा डेजर्ट को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अरेबियन डेजर्ट हो गया,
और कोई इसमें इंपॉर्टेंट डेजर्ट नहीं है। बाकी जब कॉन्टिनेंट वाइज और थोड़ा बहुत कंट्रीज़ वगैरह देखेंगे तब वो डेजर्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर होते चलेंगे। अच्छा देखिए, कुछ लोकल विंड्स होती हैं, आई होप आपने ज्योग्राफी के अंदर उन लोकल विंड्स के बारे में पढ़ा होगा। तो इन लोकल विंड्स को लेके भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स आपको बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। एक आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको ये पता लगाना है कि जो मैं इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स के नाम बता रहा हूँ, कौन सी लोकल विंड हॉट है और कौन सी लोकल विंड आपकी कोल्ड है। ठीक है, पहली जो आप याद रखेंगे वो है आपकी सिरोको। अफ्रीका की 3 सबसे इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स, सिरोको, खमसिन और हरमतन। सिरोको, खमसिन और हरमतन, इनकी डायरेक्शन भी देखिए। सिरोको जो है वो मेडिटेरेनियन सी की तरफ, यूरोप की तरफ जा रही है। खमसिन भी आपके मेडिटेरेनियन सी की तरफ जा रही है, जबकि जो हरमतन है, हरमतन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सिरोको, खमसिन, हरमतन ये आपको याद रखनी है। अगर यूरोप की लोकल विंड्स की बात करें, जो आप याद रखेंगे वो है आपकी फिहून और मिस्ट्राल। फिहून मिस्ट्राल जब भी आप पढ़ोगे तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर चिनूक आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी फोहन आपकी एक हॉट विंड होती है, बहुत ही गर्म होती है। जो फुहून काम करती है वही काम चिनूक करती है। फुहून क्या करती है, इधर आपको कौन सी माउंटेन रेंज दिख रही थी, इस जगह पे यूरोप में आपको एल्प्स माउंटेन रेंज दिख रही थी, और इधर आपको कौन सी दिख रही थी, इधर आपको रॉकीज दिख रही थी। तो फोहन क्या करती है, ये आपकी एल्प्स माउंटेन रेंज है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। सेम काम ये जो चिनूक है वो रॉकीज में कर रही होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है और बहुत ज़्यादा गर्म होती है ये। ठीक है, गर्म होने की वजह से यहाँ पे जो भी आइस वगैरह जमी होती है उन सबको ये पिघलाती हुई आती है। ठीक है, तो फुहून, चिनूक ये याद रखनी है आपको। मिस्ट्राल एक आपकी अलग विंड आप याद रखेंगे। इंडिया के अंदर कौन सी विंड चलती है, इंडिया के अंदर आपकी लू चलती है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर आपकी लू चलेगी। साउथ अमेरिका में आपकी पंपेरो चलती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विंड्स हैं, लोकल विंड्स हैं जो कि आप याद रखेंगे। विंड्स के साथ साथ कुछ ग्रासलैंड्स हैं। जब हमने ज्योग्राफी किया था तो ज्योग्राफी के अंदर भी हमने इन ग्रासलैंड्स को देखा था। इन ग्रासलैंड में आज की डेट में ये स्टेपी ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्यों इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अगर आप इस वाले रीजन में देखेंगे, इस वाले रीजन में यहाँ पे कौन सा देश लाई करता है, यहाँ पे आपका यूक्रेन लाई करता है, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन कहाँ पे लाई कर रहा है, आपके स्टेपी ग्रासलैंड में लाई कर रहा है। मैंने आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बताई थी और आपको टेम्परेट ग्रासलैंड दोनों बताई थी। तो जब हम स्टेपी के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि स्टेपी ग्रासलैंड्स आर वेरी न्यूट्रिशियस। ठीक है, और स्टेपी ग्रासलैंड को वीट बास्केट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा गेहूं उगता है। तो जब यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चली तो आपने देखा था कि दुनिया के अंदर वीट की शॉर्टेज हो गई थी। यूरोपियन देश जो है वो इंडिया से वीट को इंपोर्ट कर रहे थे। तो क्यों हुआ था, क्योंकि यूक्रेन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर वीट को सप्लाई करता है। और यूक्रेन वीट को क्यों सप्लाई करवा पाता है, यूक्रेन वीट को इसलिए सप्लाई करवा पाता है क्योंकि वो आपके स्टेपी रीजन के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आप क्या याद रखेंगे, स्टेपीज आपके यूरोप के अंदर पड़ रही है। ठीक है, जो आपके लगभग यूक्रेन से लेके ये इधर कजाकिस्तान और कुछ हिस्सा आपका रशिया का भी कवर हो रहा है इसमें। ठीक है, आपकी सवाना अफ्रीका के अंदर है, वेल्ट आपकी अफ्रीका के अंदर है। ये वाला रीजन आपका वेल्ट के नाम से जाना जाता है और ये वाला रीजन आपकी सवाना के नाम से जाना जाता है। साउथ अमेरिका में यहाँ पे आपको पंपोज दिखाई दे रही है और इधर आपको नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पंपास दिखाई देंगी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पंपास। फिलहाल के लिए आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। इतने रीजन को आप अच्छे से याद करिए, धीरे धीरे इसी को बिल्ड करते चलेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं करेंगे। सिर्फ वीडियोस अच्छे से देख लीजिएगा, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, मैप जो है वो आपके फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू। तो रशिया और रशिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के मैप से हम चालू करते हैं क्योंकि इस साल रशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है। देखिए, ये आपका वेस्टर्न रीजन है, ये ईस्टर्न रीजन आया हो, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम रशिया के वेस्ट से चालू करते हैं तो आपको यहाँ पे फिनलैंड टच करता हुआ दिखाई देगा। फिनलैंड और नॉर्वे, यहाँ पे आपका नॉर्वे टच कर रहा है रशिया से और इधर फिनलैंड कर रहा है। तो फिनलैंड और नॉर्वे रशिया को टच करते हैं। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, हमेशा ये 3 नाम आपको साथ में लेने हैं। साथ में क्यों लेने हैं, क्योंकि पॉलिटिकली ये जो पूरा का पूरा रीजन है, पॉलिटिकली इस पूरे के पूरे रीजन को हम स्कैंडिनेविया के नाम से जानते हैं। और ये जो कंट्रीज हैं पॉलिटिकली, इन कंट्रीज को हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इनका, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, NSF। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाई जाती हैं पॉलिटिकली। ठीक है, कल्चरली भी ये जो कंट्रीज हैं ये काफ़ी सिमिलर हैं और कल्चरली इन कंट्रीज को हम नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज ये आपकी हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखी। क्या तीनों की तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज रशिया को टच करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती। NSF में से सिर्फ N और F
ये दोनों के दोनों रशिया को टच करेंगे। स्वीडन इज नॉट टचिंग रशिया, नॉर्वे और फिनलैंड टच करता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज, NSF। थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपको 3 देश दिखाई देंगे, तीनों के तीनों लाइन से लगे हुए देश हैं, जिसमें से 2 देश रशिया को टच कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और तीसरा देश ये वाला हो गया, ठीक। तो अब ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों को हम एक ग्रुपिंग के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन 3 देशों को बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है, ठीक है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये तीनों के तीनों आपके बाल्टिक कंट्रीज कहलाई जाती हैं। इन्हें बाल्टिक कंट्रीज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपका बाल्टिक सी आता है, ठीक है। तो बाल्टिक सी के नीचे जो आपकी ये 3 कंट्रियां देखने को मिल रही हैं, ये आपकी बाल्टिक कंट्रीज कहलाई जाती हैं। ये आपका बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी के ऊपर आपको 3 देश दिख रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो कि आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या फिर नॉर्डिक कंट्रीज कहती हैं। पॉलिटिकली स्कैंडिनेवियन, कल्चरली नॉर्डिक। नीचे आओगे तो आपको बाल्टिक कंट्रीज दिख रही हैं, जिसमें एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आपको देखने को मिलेगा। ये 3 बाल्टिक कंट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है? ये 3 बाल्टिक कंट्रीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 में से 2 बाल्टिक कंट्रीज रशिया से टच हो रही हैं, एस्टोनिया और लाटविया। और ये जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, दे आर नाटो मेंबर्स, दे आर नाटो मेंबर्स। नाटो क्या है? नाटो आपकी यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यूएस जो है वो नाटो के अंदर मेंबर है। तो नाटो इज अ प्रो यूएस ऑर्गेनाइजेशन। और रशिया के इतनी पास अगर कोई नाटो मेंबर है तो रशिया हमेशा इनसिक्योर फील करेगा। इसीलिए रशिया हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि कैसे वो इन 3 बाल्टिक कंट्रीज के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखे। तो सबसे ऊपर हमने नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देखा, और फिर उसके बाद एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया देखा। रशिया से कौन टच कर रहा है? नॉर्वे, फिनलैंड टच कर रहा है, एस्टोनिया और लाटविया टच कर रहा है। ये आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, पॉलिटिकली और कल्चरली नॉर्डिक कंट्रीज कहलाई जाती हैं, और ये आपकी बाल्टिक कंट्रीज कहलाई जाती हैं। अब इन 3 बाल्टिक कंट्रीज, ये जो 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं, दे आर नाटो मेंबर्स एंड दे आर प्रो यूएस, दे आर प्रो यूएस। तो प्रो यूएस है तो रशिया को ये पसंद आएंगी नहीं। तो फिर इनके नीचे अगर आप आओगे तो आपको बेलारूस दिख रहा होगा। बेलारूस बेचारा ऐसा देश है जो कि तीनों बाल्टिक कंट्रीज के बीच में और रशिया के बीच में फंस के रह जाता है। क्यों फंस के रह जाता है? बिकॉज बेलारूस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन रशिया, ठीक है, गैस वगैरह के लिए। बेलारूस रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, और रशिया के ठीक ऊपर आपको बाल्टिक नेशन देखने को मिल रहे हैं जो कि प्रो यूएस है। तो बेलारूस एक ऐसा देश है विच इज लिबरल इन इट्स थॉट, ठीक है। ये ना तो पूरी तरह रशिया के साथ है, ना ही यूएस के साथ है। बेलारूस के ऊपर आपकी 3 एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बाल्टिक कंट्रीज हैं, और इसके ईस्ट साइड पे आपको रशिया देखने को मिलता है। बेलारूस के अगर आप ठीक नीचे जाएंगे तो यूक्रेन है, जिसकी वजह से हम इस रीजन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन और रशिया की आज की डेट में वॉर चल रही है। यूक्रेन की भी अपनी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। यूक्रेन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेस्टर्न रीजन एंड ईस्टर्न रीजन। जो ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन इज नियर टू रशिया एंड ईस्टर्न रीजन इज मोर प्रो रशिया। ईस्टर्न रीजन आपको ज्यादा प्रो रशिया देखने को मिलेगा, जबकि जो यूक्रेन का वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन प्रो यूएस है, ठीक है। वेस्टर्न रीजन आपका प्रो यूएस है। आज की डेट में जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है वो प्रो यूएस है, ठीक। तो यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है। यूक्रेन आपका प्रो यूएस है आज की डेट में, और ये जो बाल्टिक कंट्रीज हैं ये भी आपकी प्रो यूएस है। इन दोनों के बीच में बेचारा बेलारूस फंसा हुआ है, ठीक है। और इनके ऊपर आपका ये बाल्टिक सी आती है, बाल्टिक सी, और यहाँ पे आते हैं आपके नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। अब यूक्रेन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन हो चुका है। तो यूक्रेन के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से रीजन आज की डेट में आपको न्यूज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे आपके यूक्रेन के ही एक तरह से मैप हैं, ठीक है। रशिया और यूक्रेन की आपस में लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन के मैप के ऊपर थोड़ा सा फोकस दीजिएगा। देखिए, यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं, यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन को आप प्रो रशिया फिर भी कह सकते हैं थोड़ा सा। तो आज की डेट में कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो कि यूक्रेन के अंदर इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूज़ के अंदर रहते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि आपको ढेर सारी सिटीज़ के नाम दे देंगे और कह देंगे कि ये न्यूज़ के अंदर क्यों थी। तो आप बता देना यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से न्यूज़ में थी। तो कौन कौन से शहर आज की डेट में आपको न्यूज़ के अंदर देखने को मिलते हैं? तो यूक्रेन के अंदर आपको यूक्रेन की कैपिटल पता होनी चाहिए, कीव, ठीक है। कीव से अगर आप ईस्ट की तरफ आएंगे तो आपको खारकीव देखने को मिलेगा, कीव और खारकीव। खारकीव के और ईस्ट की तरफ आओगे तो आपको डोनेस्क और लुहांस्क देखने को मिलेगा। आज की डेट में अगर देखा जाए तो खारकीव के अंदर रशिया का काफ़ी कंट्रोल है, डोनेस्क लुहांस्क रीजन के अंदर भी कंट्रोल है। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है आपका मालितोपोल, और इधर आता है आपका खेरसों। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने। कीव इज द कैपिटल, फिर खारकीव, फिर डोनेस्क लुहांस्क, फिर मालितोपोल, और फिर उसके बाद आपका खारसों रीजन आता है, ठीक है। अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूं, यहाँ पे
इधर आपका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूज़ के अंदर था जिसका नाम था ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों न्यूज़ के अंदर था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे अभी रशिया ने अटैक किया था ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर आपकी केवरी रे जो है, केवरी रे करके एक रीजन है जो कि पूरे के पूरे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में सबसे बड़ा आयरन ओर का रिजर्व है। अब एक सवाल खड़ा होता है कि ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या होता है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, या फिर अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए 1991 के अंदर यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई थी। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जो यूएसएसआर की टेरिटरी थी वो अलग अलग देशों में बट गई, ठीक है, जिसमें से आपका एक तो रशिया बना, ठीक है, रशिया बनता है, आपका यूक्रेन बनता है, बेलारूस बनता है, और भी ढेर सारे देश बनते हैं, ठीक है। फिर आपका सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो सारे के सारे बनते हैं। सेंट्रल एशिया में कितने कंट्रीज हैं आज की डेट में, जल्दी से बता दीजिए? 5 कंट्रीज है ना। तो ये जो देश थे, ये देश जब यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हो गए तो उसके बाद इन्हें कोऑर्डिनेशन चाहिए थी आपस में। क्यों कोऑर्डिनेट करना चाहते थे? ताकि इनका आपस में ट्रेड, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ सर्विस, मूवमेंट ऑफ पर्सनल जो है वो अच्छी रहे, ठीक है, लोगों की मूवमेंट अच्छी रहे। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, उसी मैप पे वापस आते हैं जिस मैप को अभी हम देख रहे थे, ठीक है। रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 देश मिलके कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत होती है 3 देशों के द्वारा, और आज की डेट में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर आपको 12 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। इन 12 कंट्रीज के अंदर आपका जो ये सेंट्रल एशिया के देश हैं, ये सेंट्रल एशिया के देश भी शामिल है। तो अब लगे हाथ सेंट्रल एशिया भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद यूक्रेन के पास दोबारा से चल पड़ेंगे, ठीक है, रिवीजन हो जाएगी। सेंट्रल एशिया की जब हम बात करते हैं तो आपको 5 कंट्रीज याद रखनी होती है। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आती हैं। सबसे पहले रशिया के ठीक नीचे आपका आता है एक बहुत ही बड़ा सा देश जिसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आपका चाइना से टच होता है, रशिया से टच होता है, ये दोनों आपको याद रखने, चाइना और रशिया दोनों से टच हो रहा है कजाकिस्तान। तो कैसे याद रखेंगे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। KKTT, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बीच में यू। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? K2, या फिर ऐसे याद रख लीजिए K2 T2U, ठीक है, K² T² U। K² क्या है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। T² क्या है? आपका ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और U है आपका उज्बेकिस्तान। ये जो 5 कंट्रीज हैं, ये पांचों की पांचों कंट्री आपके सेंट्रल एशिया के अंदर लाई करती हैं। अब इन 5 कंट्री के अंदर पहले 3 कंट्रीज को देखिए। 3 कंट्रीज कौन सी देख रहे हैं हम? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ये तीनों की तीनों कंट्री अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चाइना के साथ टच होती है। कजाकिस्तान रशिया और चाइना दोनों से टच हो रही है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान चाइना से ही टच हो रहे हैं, ठीक है। ये रशिया से टच नहीं होते। तो 5 कंट्रीज कैसे याद रखनी है? K2 T2U, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज आपके सेंट्रल एशिया के अंदर लाई करती हैं। अब जब भी सेंट्रल एशिया पढ़ो तो यहाँ पे कैस्पियन सी को मत भूल जाना। कैस्पियन सी, एक क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको रशिया दिखाई दे रही है, रशिया, फिर कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद आपका तुर्कमेनिस्तान आ जाता है, ठीक है, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर आएगा आपका ईरान, और यहाँ पे कौन सा देश है? ये है आपका अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है। ये कॉकेशियन कंट्रीज के ऊपर अभी हम आएंगे थोड़ी देर में। तो रशिया हो गया, सॉरी, कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन कौन से देश हो गए? रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। कौन कौन से देश नहीं आते हैं जहां पे आपको फंसाया जाएगा? क्या कैस्पियन सी पे चाइना दिखाई दे रहा है? चाइना दिखाई नहीं दे रहा। सेंट्रल एशिया में K2 T2U है, क्या यू कैस्पियन सी से टच होता है? नहीं। उज्बेकिस्तान कैस्पियन सी से टच नहीं हो रहा, ठीक है। फिर ईरान टच होता है, और यहाँ पे ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये आपका अजरबैजान देश है। तो जब भी आप अजरबैजान पढ़ें, ठीक है, जब भी अजरबैजान पढ़ें तो अजरबैजान को अकेले मत पढ़िएगा। अजरबैजान की आज की डेट में एक देश के साथ लड़ाई चल रही है। किसके साथ लड़ाई चल रही है? अजरबैजान और अर्मेनिया, ठीक है, 2 देश दिख रहे हैं, एक ये पिंक और एक ये येलो। अजरबैजान और अर्मेनिया आज की डेट में लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? ये लड़ रहे हैं एक रीजन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, और रीजन का नाम है नगार्नो कराबाख, नगार्नो कराबाख रीजन, ठीक है। तो नगार्नो कराबाख रीजन भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अभी हमारा रीजन कंसिडरेशन का ये नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरह से याद करना है एक बार सीक्वेंस बना लेते हैं। सीक्वेंस क्या है? हमें रशिया और रशिया के पड़ोसी देख रहे हैं अभी हम फिलहाल। तो इसके वेस्ट में आपको नॉर्वे, फिनलैंड टच होता हुआ दिखाई देता है। नॉर्वे, फिनलैंड पढ़ रहे तो स्वीडन को क्यों छोड़ना? तो NSF, ये आपकी
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं पॉलिटिकली, और कल्चरली इनको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। इनके नीचे आपका एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया आता है, जो कि बाल्टिक कंट्रीज कहलाई जाती हैं, जो कि प्रो यूएस हैं, जो कि नाटो की मेंबर्स हैं। इसके नीचे बेचारा बेलारूस, बेचारा बेलारूस, ठीक है। बेलारूस के नीचे आपका यूक्रेन आ जाता है। यूक्रेन यूक्रेन, बेलारूस और रशिया, जब इन तीन देशों की बात करें तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी देख लो। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट आज की डेट में 12 कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसने बनाई है? जो पहले सोवियत एरा में जो यूएसएसआर की टेरिटरीज थी वो इंडिपेंडेंट हो गई, उन्होंने ये सीआईएस बनाई है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। स्टार्ट की थी इनको तीन देशों ने, रशिया, बेलारूस और यूक्रेन ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। अब जब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स देख रहे हो तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में आपको 5 सेंट्रल एशिया के देश भी देखने होते हैं, तो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी देख लो। 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज को याद करने का तरीका है K2T2U, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब सेंट्रल एशिया के साथ ही टच हो रहा है आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी की अगर हम बात करते हैं तो कैस्पियन सी को बॉर्डर कौन कर रहा है? रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कैस्पियन सी को टच कर रहे होते हैं। इसमें आपको कौन कौन से देश टच नहीं कर रहे, उसमें उज्बेकिस्तान याद रख लीजिए, ठीक है, उज्बेकिस्तान याद कर लीजिए। अच्छा, अब जब आप अजरबैजान की बात कर रहे हैं, अजरबैजान इज टचिंग कैस्पियन सी, ठीक है। तो अजरबैजान के 2 पड़ोसी भी आपको याद रखने हैं। अजरबैजान के 2 पड़ोसी कौन से होते हैं? अजरबैजान के 2 पड़ोसी हैं, एक है आर्मेनिया और दूसरा है आपका जॉर्जिया। आर्मेनिया और जॉर्जिया, ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों को मिला के कॉकेशियन कंट्रीज कहा जाता है, कॉकेशियन कंट्रीज कहा जाता है 3 देशों को। अगर मैं आपसे कहूं कि कैस्पियन सी में कौन सी कॉकेशियन कंट्री लाई करती है, या फिर कैस्पियन सी से कौन सी कॉकेशियन कंट्री बॉर्डर करती है, तो आपका जवाब होना चाहिए, जवाब होना चाहिए अजरबैजान। अजरबैजान और आर्मेनिया किस रीजन के लिए लड़ रहे हैं? ये लड़ रहे हैं नगार्नो काराबाख रीजन के लिए, नगार्नो काराबाख रीजन के लिए, ठीक है। अब कैस्पियन सी से थोड़ा सा आप वेस्ट की तरफ आएंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और ब्लैक सी। तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में आपको ये 3 देश देखने को मिलते हैं, जिन 3 देशों को हम साथ में पढ़ते हैं। 3 देशों का नाम क्या है? अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया। फिर से सुन लीजिए, अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया। आर्मेनिया ना तो कैस्पियन सी में लाई कर रही है, ना ही आर्मेनिया ब्लैक सी में लाई कर रही है, ठीक है। ठीक, तो अगर मैं इसका एक बड़ा डायग्राम अपने हाथ से बनाऊं तो ये आपकी ब्लैक सी है, ठीक है। ब्लैक सी से टच हो रहा है आपका जॉर्जिया, ब्लैक सी से टच हो रहा है आपका जॉर्जिया, ठीक है। और इस जॉर्जिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, इधर है आपकी आर्मेनिया और इधर है आपकी अजरबैजान, और अजरबैजान से टच हो रही है कैस्पियन सी। तो ये आपकी कैस्पियन सी हो गई, ये आपकी ब्लैक सी हो गई, ये आपका जॉर्जिया हो गया, ये अजरबैजान और ये आपका आर्मेनिया। आर्मेनिया ना तो कैस्पियन सी से टच होता है, ना ही आपके ब्लैक सी से टच होता है। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। सेंट्रल एशिया देखा हमने, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स देखी हमने, बाल्टिक कंट्रीज देखी, स्कैंडिनेवियन और आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखी, बेलारूस देखा हमने, ठीक है। अब जरा यूक्रेन के ऊपर वापस आते हैं। यूक्रेन के ऊपर क्यों वापस आना है? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है ये आज की डेट में, ठीक है। यूक्रेन की जब हम बात करते हैं तो यूक्रेन में या फिर मैं आपको एक दूसरा मैप दिखाता हूँ अच्छे से समझने के लिए। तो पहले तो आप इसी मैप के ऊपर देखिए, जो आपकी यूक्रेन की लोकेशन है, ये यूक्रेन की लोकेशन है। यूक्रेन कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? आपको ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेन दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इधर आपको ब्लैक सी दिख रही है। ये वाला जो रीजन है, ये इस रीजन का नाम है सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव के नाम से ये जानी जाती है। ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के बीच में यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट दिखाई दे रहा होगा, इस स्ट्रेट का नाम है कर्च स्ट्रेट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बारी मैप के ऊपर थोड़ा सा और बड़े मैप के ऊपर देखते हैं इसको। देखिए, ये आपका यूक्रेन है, ये आपकी सी ऑफ अजोव हो गई और ये आपकी ब्लैक सी है। ब्लैक सी और सी अजोव के बीच में ये वाला जो रीजन है, ये आपका एक स्ट्रेट है, ठीक है। दोनों बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को ये स्ट्रेट ज्वाइन कर रहा है और इस स्ट्रेट का नाम क्या है? इस स्ट्रेट का नाम आपका कर्च स्ट्रेट होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये जो रीजन है, ये आपका क्रीमियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? क्रीमियन पेनिनसुला के नाम से इसको जानते हैं। और रशिया ऑलरेडी इस क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स कर चुका है,
रशिया इसको ऑलरेडी एनेक्स कर चुका है। मारियोपोल नाम का एक शहर भी आप याद रख सकते हैं जो कि यूक्रेन के अंदर लाई करता है। अच्छा, मैंने आपको ज़पोरिज़िया के बारे में बता दिया। ज़पोरिज़िया क्या है? ज़पोरिज़िया यूक्रेन का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके ऊपर अभी रशिया ने अटैक किया था, जिसकी वजह से ज़पोरिज़िया न्यूज़ में था। ठीक है, फिर आपको केवरी रे बता चुका हूँ, विच इज़ द हाईएस्ट नहीं, लार्जेस्ट आयरन और रिजर्व ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, केवरी रे। ठीक है, चर्नोबिल न्यूक्लियर इंसिडेंट भी आपको यूक्रेन के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीजन आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब ये जो आपका क्रीमियन पेनिनसुला है, इसी क्रीमियन पेनिनसुला में यहाँ पे आपको ये सेवस्तोपोल दिखाई दे रहा है। ये सेवस्तोपोल पोर्ट रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेवस्तोपोल पोर्ट रशिया को एक आउटलेट प्रोवाइड करता है ब्लैक सी के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक और सी दिखाई दे रही है, ये वाली छोटी सी मरमरा सी से जाते हैं आप ब्लैक सी के अंदर, ब्लैक सी से जाते हैं आप सी ऑफ अजोव के अंदर। ठीक है, अब ब्लैक सी के अंदर रशिया जो है वो सेवस्तोपोल के ऊपर कंट्रोल चाहता था, जिसकी वजह से उसने पूरे क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स कर लिया था। ठीक है, अजोव सी और ब्लैक सी के बीच में जो स्ट्रेट है उसको कर्च स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, कर्च स्ट्रेट के नाम से। ठीक है, अच्छा, ब्लैक सी क्या है, एक और चीज, ब्लैक सी को आज की डेट में कौन कंट्रोल करता है? देखिए, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक मॉन्ट्रियो एग्रीमेंट हुआ था, जिस मॉन्ट्रियो अकॉर्ड के अकॉर्डिंग मेडिटेरेनियन से लेके ब्लैक सी तक जितने भी वेसल आ रहे हैं उन सभी वेसल को कौन कंट्रोल करेगा? उन सभी वेसल को टर्की कंट्रोल करेगा। तो ब्लैक सी के ऊपर आज की डेट में किसकी कंट्रोल हमें देखने को मिलता है? टर्की का कंट्रोल देखने को मिलता है, जो कि ब्लैक सी के ठीक नीचे आपकी बनती हुई दिखाई देती है। तो इस मैप के ऊपर दोबारा से देखिए क्या दिखाई दे रहा है। ये आपका रशिया है, ये आपके स्कैंडिनेवियन या फिर नॉर्डिक कंट्रीज, फिर आपकी बाल्टिक कंट्रीज, फिर बेलारूस, यूक्रेन, फिर आता है आपका ब्लैक सी, ये आपका क्रीमियन पेनिनसुला, ये सी ऑफ अजोव, कर्च स्ट्रेट, ब्लैक सी, और ये है आपका टर्की, ये है आपका टर्की। ठीक है, तो टर्की कंट्रोल कर रहा है इसको। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कौन कौन से देश हैं आपके? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान है। कैस्पियन सी के बाउंड्री पे कौन कौन से देश हैं जो बॉर्डर करते हैं? रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान जो है वो कैस्पियन सी को बॉर्डर करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीजन आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब जरा एक और मैप देखते हैं। ठीक है, अच्छा, मैप देखने से पहले छोटा सा बैकग्राउंड, आप सभी ने सुना होगा जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी, तो इनकी जब वॉर स्टार्ट हुई थी तो पूरी दुनिया के अंदर वीट की शॉर्टेज हो गई थी, वीट ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से फूड्स का जो प्राइस था वो इंक्रीज होने लग गया, इन्फ्लेशन होने लग गई थी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, आपके फर्टिलाइजर की भी शॉर्टेज हुई थी। तो पहले अभी हम वीट की बात करते हैं। देखिए, आपने जब ग्रासलैंड पढ़ा होगा तो ग्रासलैंड के अंदर आपने दो तरह की ग्रासेस पढ़ी होंगी, जिसके अंदर एक ग्रास आपकी न्यूट्रिशियस ग्रास थी, थिक होती है, शॉर्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। उन ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है? उन ग्रासलैंड को वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वो ग्रासलैंड कौन सी होती है? वो होती है आपकी स्टेपी ग्रासलैंड। तो अब मैं आपको एक मैप दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको पूरे के पूरे यूरेशिया के अंदर जो स्टेपी ग्रासलैंड्स हैं वो सारी की सारी स्टेपी ग्रासलैंड आपको दिखाई दे रही है। अगर आप इन स्टेपी ग्रासलैंड को ध्यान से देखेंगे तो लगभग पूरा का पूरा यूक्रेन स्टेपी ग्रासलैंड के अंदर आता है, कजाकिस्तान आपका स्टेपी ग्रासलैंड के अंदर आता है। तो अब अगर यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई होगी तो यूक्रेन जहां से बहुत ज़्यादा वीट पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है, तो यूक्रेन के वीट की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये जो स्टेपी ग्रासलैंड है, ये स्टेपी ग्रासलैंड आपको याद रखनी है। दूसरी कौन सी ग्रासलैंड थी वो आप बताएंगे। और दोनों ग्रासलैंड के बीच में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड जो होती हैं, इन दोनों ग्रासलैंड के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी आपको रिकॉल करना है। याद करिए, मैंने आपको पूरी की पूरी एक टेबल दी थी। ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको स्टेपी ग्रासलैंड देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपके यूक्रेन के अंदर भी लाई करता है और आपके कजाकिस्तान के अंदर भी लाई करता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी मैप के अंदर क्योंकि ये भी मेरे को दिखाई दे रहा है रीजन, तो इस रीजन को भी कवर कर लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था? कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में 3 देश लाई करते हैं। वो 3 देश कौन से हैं? यहाँ पे अजरबैजान लाई करेगा, यहाँ पे आर्मेनिया लाई करेगा और यहाँ पे आपका जॉर्जिया लाई करेगा। जॉर्जिया आपका ब्लैक सी से टच होता है, अजरबैजान आपके कैस्पियन सी से टच होता है, आर्मेनिया किसी से भी टच नहीं होता। आर्मेनिया जो है वो ना तो अजरबैजान से टच होता है ना ही आपके आर्मेनिया से टच होता है। ठीक है, तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज पड़ रही है? कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में आपकी कॉकेसस माउंटेन रेंज पड़ रही है और 3 देश इन कॉकेसस माउंटेन रेंज के अंदर लाई करते हैं। कौन से 3 देश हैं? आपका अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया। तो आपके कॉकेशियन कंट्रीज कौन सी होती हैं? अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। ये वोल्गा दिखाई दे रही है आपको? वोल्गा एक रिवर है। ये जो रिवर है
ये नीचे की तरफ आती है और कैस्पियन सी के अंदर आके मिल जाती है और ये अपना पानी जो है वो कैस्पियन सी के अंदर ड्रेन कर देती है। तो जब वोल्गा का फ्रेश वाटर इस कैस्पियन सी में मिलता है तो कैस्पियन सी के नॉर्दर्न रीजन में सैलिनिटी कम हो जाती है, सैलिनिटी कम हो जाती है। जब भी फ्रेश वाटर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर आके मिलता है तो वो सैलिनिटी को कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलिनिटी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। जो आपकी ब्लैक सी है, ब्लैक सी के अंदर आपको कौन कौन सी नदियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं? ब्लैक सी में आपको 3D नदियाँ देखने को मिलती हैं, डेन्यूब, ड्नीपर और डॉन। ये 3 नदियाँ आपकी ब्लैक सी के अंदर आके मिलती हैं, ठीक है। ये हमने अपनी क्लास के अंदर भी किया था जब हम सैलिनिटी के बारे में पढ़ रहे थे। और कौन कौन सी लेक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है? यहाँ पे आपको एक अराल सी, अच्छा कैस्पियन सी इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो अ लेक, लेकिन नाम इसका कैस्पियन सी पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको अराल सी दिखती है, यहाँ पे आपको लेक बलखाश देखने को मिलती है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ देखिए, कौन सी इंपॉर्टेंट नदियाँ देखेंगे आप? अराल सी में आपकी एक तो अमू दरिया आती है, अमू दरिया और सिर दरिया, ये दोनों की दोनों आपकी अराल सी के अंदर आती हैं। अराल सी का साइज जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है क्योंकि अमू दरिया और सिर दरिया का जो पानी है वो पानी सूखता जा रहा है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। कौन सी 3 नदियां भी हमने देखी? डेन्यूब, ड्नीपर और डॉन, ये आपके ब्लैक सी में मिलती है। वोल्गा आपके कैस्पियन सी के अंदर मिलती है, ठीक है। वोल्गा आपके कैस्पियन सी में मिल रही है और अराल सी में आपकी अमू दरिया और सिर दरिया मिलती है। यहाँ पे आपको लेक बलकाश दिख रहा है और यहाँ पे आपको अराल सी दिखाई दे रहा है। स्टेपी माउंटेन्स आपको, सॉरी स्टेपी ग्रासलैंड्स आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं? पूरे यूक्रेन से लेके, यूक्रेन से स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे के सारे, यूक्रेन से लेके आपके कजाकिस्तान वाले रीजन में आपको ये स्टेपीज देखने को मिलेंगे जो कि वीट के लिए फेमस होते हैं। न्यूट्रिशियस ग्रासलैंड यहाँ पे उगती हैं। और नेक्स्ट आप देखेंगे रशिया के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स। रशिया में आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो आपको एक तो ये वाला रीजन देखने को मिलता है। ये जो रीजन है यहाँ पे आपको मुरमांस्क पोर्ट देखने को मिलेगा। मुरमांस्क पोर्ट रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आर्कटिक ओशन के अंदर, मुरमांस्क कहाँ लाई कर रहा है? ये आपका आर्कटिक ओशन है, ठीक है। तो मुरमांस्क आपके आर्कटिक ओशन के अंदर लाई करता है, लेकिन ये थ्रू आउट द ईयर आइस फ्री रहता है। आइस फ्री रहने की वजह से रशिया जो है वो यहाँ से सप्लाई कर सकता है। ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन नेचुरल गैस के अंदर रिच है, ठीक है। तो जैसे जैसे आर्कटिक ओशन पिघल रहा है, आर्कटिक ओशन की वार्मिंग हो रही है, वैसे वैसे रशिया के पास नेचुरल गैस की जो रिजर्व्स हैं वो रिजर्व्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। और यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये आपका कोला पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा आपकी ड्रिलिंग हो रही है, नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन हो रही है और इंडिया चाहता है कि आफ्टर सखलिन कोला रीजन के अंदर भी इंडिया को कुछ स्टेक मिलना चाहिए। और इंडिया चाइना के साथ कम्पीट कर रहा है कोला रीजन में अपने एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो आपको क्या याद रखना है? ये वाला जो रीजन है ये आपका मुरमांस्क पोर्ट यहाँ पे लाई करता है और ये रीजन आपका कोला पेनिनसुला कहलाता है। कोला पेनिनसुला के बगल में ही आपको व्हाइट सी देखने को मिलती है। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि ये मुरमांस्क आर्कटिक सी में लाई करता है, लेकिन उसके बाद भी ये आइस फ्री क्यों है? आइस फ्री इसलिए है क्योंकि जो गल्फ स्ट्रीम होती है, याद करिए जब हम ओशन करेंट्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि गल्फ स्ट्रीम बहुत ही एक्सट्रीमली वार्म होती है और वार्म होने की वजह से ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये यूरोप के इस वाले रीजन को गर्म कर देती है। तो गल्फ स्ट्रीम आपके मुरमांस्क तक आती है, जिसकी वजह से मुरमांस्क जो है वो आइस फ्री रहता है, ठीक है। तो ये वाला रीजन आपको याद रखना है रशिया के अंदर। अब रशिया के अंदर जैसे ही आपने कोला पेनिनसुला देखा, इस कोला पेनिनसुला की तरह ढेर सारे पेनिनसुला हैं जिनके कुछ नाम आप याद रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपको बिल्कुल ही रटने की ज़रूरत है, पर थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि आप रट लें, ठीक है। जैसे ही आपका तेमीर पेनिनसुला यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कमचटका पेनिनसुला देखने को मिलेगा। और कुछ सी आपको याद रखनी है। आर्कटिक ओशन जो है वो अलग अलग सीज में डिवाइडेड है, जैसे कि कारा सी, लाप्टेव सी और ईस्ट साइबेरियन सी। ईस्ट साइबेरियन सी के इस तरफ आपको चुकची सी देखने को मिलेगी। चुकची सी के इधर आपको चुकोच्चा पेनिनसुला देखने को मिलता है, ठीक है। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, ये आपका रशिया है, ठीक है, और ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। रशिया और यूएस के बीच में जो स्ट्रेट जा रही है उस स्ट्रेट को बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रशिया की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ज़रा मैं पुराने वाले मैप को दोबारा से निकालता हूँ जहाँ पे हम स्टेपी देख रहे थे। रुकिए ज़रा, हाँ, ये जो हमारा स्टेपी वाला मैप है, इस मैप में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? रशिया के अंदर एक ये वोल्गा नदी दिखाई दे रही है, ठीक है। वोल्गा के बाद आपको ऑब नदी दिखाई दे रही होगी, येनिसी दिखाई दे रही है, येनिसी के बाद आपको लेना दिखाई दे रहा है, लेना के बाद आपका
विल्यूय नदी दिखाई देती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं रशिया की। अब रशिया की नदी की सबसे खास बात क्या है कि वोल्गा, वोल्गा नदी जो है, वोल्गा नदी यूराल माउंटेन के वेस्ट में लाई करती है। इसके अलावा आपकी चाहे वॉब हो, येनिसी हो, लेना हो, ये सारी की सारी विलियू जो है, ये सारी की सारी आपके यूराल माउंटेन के ईस्ट में लाई करती हैं। ठीक है, वोल्गा नदी इकलौती ऐसी नदी है रशिया की जो कि कैस्पियन सी में ड्रेन करती है। इसके अलावा चाहे ऑब हो, चाहे लेना हो, चाहे विल्यूई हो, चाहे येनिसी हो, ये सारी की सारी नदियां ऊपर की तरफ जाती हैं और आर्कटिक ओशन के अंदर जाके अपने पानी को ड्रेन कर देती हैं। तो ये भी कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। ये हैं दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स। तो जिन्होंने क्लास की है उन्होंने ऑलरेडी देखा होगा इन कुछ डेजर्ट्स के बारे में। तो जितने भी डेजर्ट्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। डेजर्ट या तो कोल्ड डेजर्ट होगा, यानी कि इतनी ठंड पड़ती है कि वो मरुस्थली बन चुका है। ठीक है, या फिर वो हॉट डेजर्ट होगा कि इतनी ज्यादा गर्मी है कि वहां पे प्रेसिपिटेशन 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 बहुत ही लो है एज कंपेयर टू इवेपोरेशन, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो जाती है, उतना पानी बरस नहीं पाता है। तो इसी वजह से वो डेजर्ट बन चुका है। तो गर्मी की वजह से भी डेजर्ट बनते हैं और सर्दी की वजह से भी डेजर्ट बनेंगे। सर्दी की वजह से जो आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं वो आपको या तो पोलर रीजन में देखने को मिलेंगे जहां पे बहुत ही ठंड है, जैसे कि आपका एंटार्क्टिक डेजर्ट, ठीक है, आपका आर्कटिक डेजर्ट, या फिर आपको देखने को मिलेंगे कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में। कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि ठीक है, जो पानी होता है, पानी धीरे धीरे टेम्परेचर को लूज करता है और धीरे धीरे टेम्परेचर को गेन करता है। यानी कि अगर यहाँ पे पानी है और यहाँ पे लैंड है और दोनों के ऊपर सनरेज पड़ रही हैं, तो पानी का टेम्परेचर हो सकता है 25 से 26 डिग्री सेल्सियस हो जाए और लैंड का टेम्परेचर हो सकता है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो लैंड का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है और जब यहाँ से सूरज हट जाएगा, रात हो जाएगी, तो रात को पानी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होगा। वो कितना हो जाएगा? हो सकता है 26 से 25 हो जाए। और लैंड का कितना हो जाएगा? लैंड का हो सकता है 30 से सीधा 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। तो लैंड के ऊपर आपको रेंज बहुत बड़ी देखने को मिलती है, टेम्परेचर की रेंज बहुत बड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी वाटर बॉडी के पास में पानी होता है, वाटर बॉडी के पास में पानी होता है, तो ये जो पानी है, इस पानी की वजह से इस जमीन का जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से ज्यादा नहीं बढ़ पाता। इस पानी की वजह से एक मॉडरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है जमीन पे। इसीलिए अगर आप कभी मुंबई की तरफ जाएंगे तो मुंबई में, गोवा में जो आपकी ये कोस्ट लाइन है, इसमें आपको पूरे के पूरे साल लगभग सिमिलर टेम्परेचर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये पानी के इतनी पास है, तो यहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। पर अगर आप थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे, दिल्ली आ गए, तो दिल्ली में सर्दी में आपका 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और गर्मी में यही आपको 30-40 तक भी आराम से पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कॉन्टिनेंट लैंड के इंटीरियर में टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम दिखाता है और इस फिनोमिना को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल, इसको कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कहा जाता है। मान लीजिए यहां पे पानी है, ठीक है, यहां पे पानी है और ये आपकी लैंड है। ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके चलूंगा समझाने के लिए, इस एग्जांपल को आंसर में मत लिखना। ये लैंड है, सॉरी ये पानी है, सूरज पड़ रहा है इनके ऊपर। इनके ऊपर जब सूरज पड़ रहा है तो लैंड का जो टेम्परेचर है, लैंड का टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर हो गया यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, लेकिन जो पानी है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इस पानी का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। जहां पे ज्यादा गर्मी है वहां पे कैसा प्रेशर हमें देखने को मिलता है? वहां पे हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है। जहां पे सर्दी है या फिर टेम्परेचर कम है थोड़ा सा, वहां पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये जो आपका ओशन है, ओशन पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी सी ब्रीज चल जाएगी, सी ब्रीज चल जाएगी। इसीलिए जब भी लोग मुंबई, गोवा वगैरह जाते हैं तो वो बीचेस पे जाके बैठना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से ठंडी हवा ओशियन से लैंड की तरफ आ रही होती है। तो ये जो सी ब्रीज है, इससे क्या हो जाएगा? यहाँ का जो टेम्परेचर है ये थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसी ऐसी जगह की जो दूर दूर तक जमीन से ही घिरी हुई है, दूर दूर तक जमीन से घिरी हुई है और ऊपर सूरज चमक रहा है,
ऊपर सूरज चमक रहा है, तो इस पूरे के पूरे जो लैंड है, इस लैंड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज ही होता जाएगा, इंक्रीज ही होता जाएगा। और यहाँ पे आपको 44 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी वाटर बॉडी नहीं है जो इसके टेम्परेचर को मॉडरेट करे, इसके टेम्परेचर को मॉडरेट करे। तो ये जो लैंड होता है जो कि वाटर बॉडी के पास नहीं होता, इस फिनोमेना को कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कहा जाता है, कॉन्टिनेंटैलिटी भी कहते हैं इसको। ये कुछ डेजर्ट हैं जिनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है और ये डेजर्ट बनने के पीछे क्या क्या कारण है। तो इसके अंदर से सहारा डेजर्ट क्यों बन रहा है, कालाहारी डेजर्ट क्यों बन रहा है, बताइए मेरे को। कोल्ड करंट्स की वजह से बन रहे हैं, कल देखेंगे इन कोल्ड करंट्स को भी और उसकी वजह से ये डेजर्ट क्यों बन रहे हैं। फिलहाल के लिए लोकेशन याद करने की कोशिश करो। ये जो गोबी डेजर्ट है ये आपके कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की वजह से डेजर्ट बना हुआ है। फिलहाल के लिए आप इन डेजर्ट्स के नाम को अच्छे से याद करो। कल जब हम ओशन करंट देखेंगे तो इसके अंदर इन डेजर्ट्स के ओशन करंट का इफेक्ट भी देखेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि और क्या क्या चीजें इन पे लगती है। डेजर्ट देखते चलते हैं। गोबी डेजर्ट, आर्कटिक डेजर्ट, एंटार्क्टिक डेजर्ट, और ये भी आपका आर्कटिक डेजर्ट का हिस्सा बनता है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इंडिया के अंदर यहाँ पे आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट देखने को मिलता है। जो आपका अरेबियन पेनिनसुला है, ये अरेबियन पेनिनसुला पूरा का पूरा आपका अरेबियन डेजर्ट का हिस्सा पड़ेगा। ये पूरा का पूरा एरिया आपका डेजर्ट है। आपने कई, जब भी आप किसी भी अरब देश की बात करते हैं तो आपके दिमाग में जो पहली इमेज आती है आपको उसमें कैमल दिखाई दे रहे होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा रेगिस्तान एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको सहारा देखने को मिलेगा जो कि आपके वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहारा। ठीक है, अफ्रीका के नीचे आपको कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलता है। कालाहारी डेजर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका के अंदर यहाँ पे आपको पेटेगोनिया और यहाँ पे आपको एटेकामा डेजर्ट देखने को मिलता है। एटेकामा, पेटेगोनिया और एटेकामा डेजर्ट आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। ठीक, नॉर्थ अमेरिका में आपका ग्रेट बेसिन है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं आपके, ये अरेबियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, पेटेगोनिया और एटेकामा डेजर्ट। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट देखने को मिलता है। आपकी एक लेक विक्टोरिया अफ्रीका के अंदर लाई करती है। यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम विक्टोरिया है, जिसका नाम विक्टोरिया है, लेकिन ग्रेट विक्टोरिया जब हम डेजर्ट की बात करते हैं तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाई करता है। तो इस विक्टोरिया में कंफ्यूज नहीं होना है। ये ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड है। ग्रासलैंड आपके दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो टेम्परेट ग्रासलैंड होगा, अगर वो टेम्परेट रीजन में पड़ रहा है तो टेम्परेट ग्रासलैंड, अगर वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ रहा है तो उसको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में अगर है तो उसको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम से जानेंगे। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, पहले तो इसी मैप के अंदर देखते हैं। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ पे जो भी ग्रासलैंड पड़ेगा उसको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहेंगे। और इस वाले रीजन में जो ग्रासलैंड है उसको हम टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में कैसा क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको वेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। पूरे के पूरे साल 12 के 12 महीने आपको यहाँ पे बारिश होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, रेनफॉल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आप बताइए कि कहाँ के पौधे ज्यादा न्यूट्रिशियस होंगे, ज्यादा हेल्दी होंगे, कहाँ की मिट्टी ज्यादा अच्छी होगी, आप बताइएगा मेरे को। एक एरिया है जहाँ पे ढेर सारी बारिश होती है, एक एरिया है जहाँ पे ढेर सारी बारिश होती है, तो क्या यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की सॉइल में आपको न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? और दूसरा एरिया जहाँ पे बारिश हुई फिर रुक गई, फिर बारिश होगी कुछ महीनों के बाद, फिर रुक जाएगी कुछ महीने के बाद। ठीक है, अब मुझे बताइए कि कहाँ की सॉइल में कम न्यूट्रिशन होगा और कहाँ की सॉइल में ज्यादा होगा? जहां पे ज्यादा बारिश हो रही होती है, जहां पे ज्यादा बारिश हो रही होती है, वहां पे ये जो बारिश का पानी है, ये बारिश का पानी न्यूट्रिशन को अपने साथ बहा के ले जाता है। जहां पे ज्यादा बारिश है वहां से ये जो न्यूट्रिशन है ये बह के कहीं पे भी चला जाएगा, सी के अंदर चला जाएगा। तो जो यहाँ पे मिट्टी होती है, यहाँ पे लॉस ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि यहाँ के जो आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, यहाँ के पेड़ों की जड़ें ज्यादा नीचे नहीं जाएंगी। क्यों? जड़ों का काम होता है मिट्टी के नीचे जाके, जमीन के नीचे जाके, ग्राउंड में जाके पानी को सोख के लाना।
जब इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तो उसकी जड़ों को ज्यादा नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो आपके ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जहां पे ढेर सारी बारिश हो रही होती है, वहां पे आपको कैसे पेड़ देखने को मिलेंगे? वहां पे आपको ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे जिनकी जड़ें मिट्टी के ऊपर ही आपको दिखाई दे रही होंगी। ये पेड़ है और ये उसकी जड़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेंगी। याद करिए, मोगली जब दौड़ता था तो मोगली कई जड़ों के ऊपर से कूदता हुआ जाता था, तो वो एक ट्रॉपिकल रीजन के जंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो भी आपको ग्रासलैंड उगते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पे जो भी ग्रासलैंड आपको उगते हुए दिखाई देंगे, वहां पे मिट्टी में ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ की मिट्टी में आपको ज्यादा मिनरल्स देखने को नहीं मिलेंगे। जो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड का इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट रिच सॉइल देखने को मिलेगी। ये वाले जो ग्रासलैंड है, दे आर मोर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। ग्रासलैंड के नाम क्या है? जो आपके स्टेपीज हैं, स्टेपीज आपके टेम्परेट ग्रासलैंड कहलाए जाते हैं। जो सवानाज हैं, ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहे जाते हैं। जो वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है, वो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड का ही हिस्सा बनेगा। क्यों? बिकॉज दे आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। ट्रॉपिकल में तो आप कल्टीवेशन कर ही नहीं पा रहे, तो वीट कहां से उगा लोगे आप? क्या याद रखना है आपको? स्टेपीज याद रखने हैं। स्टेपीज कहां पे लाई कर रहे हैं? आपके यूरोप में। स्टेपीज आपके यूरोप में लाई कर रहे हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड है। स्टेपी का ही भाई जो कि यूएस के अंदर लाई करता है, वो आपका प्रेरी कहलाया जाएगा। ये स्टेपी का ही भाई है, पर यूएस के अंदर रहता है ये, ठीक है। जो आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आपके सवानाज आएंगे, पंपाज आएंगे। ये आपको सवानाज अफ्रीका के अंदर देखने को मिल रहे हैं, वेल्ट आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक। और ये पंपाज आपके साउथ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। अब साउथ अमेरिका के अंदर कुछ ग्रासलैंड्स हैं जिनकी आपको लोकेशन याद रखनी है, जैसे कि पंपास, ग्रान चाको, सेलवास। इनको नॉर्थ टू साउथ भी अरेंज करने के लिए आया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर। तो सेलवास सबसे टॉप पे देखने को मिलते हैं ग्रासलैंड। सबसे टॉप पे आपके लियानोज हैं, लियानोज, सेल्वा, ग्रान चाको और पंपास। लानोस, सेल्वास, ग्रान चाको और पंपास। दो तीन बारी इसके ऊपर नजर मारनी है। लियानोस के बाद आपके सेल्वास आएंगे, फिर ग्रान चाको और फिर आपके पंपास आते हैं, ठीक है। पैटागोनिया डेजर्ट है, ये एंडीज माउंटेन है। एंडीज माउंटेन का भाई नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन था? एंडी का भाई नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकी है, ठीक है। रॉकी का कजन यहाँ पे लाई करता है नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे। रॉकी का कजन है अपलाचियन। ये कुछ डिफरेंसेस है, इनको देख लेना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका। ये कुछ लेक्स हैं, ह्यूरॉन, मिशिगन, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, HMS। तो ये जो है, ये आपकी ह्यूरॉन लेक है, ये मिशिगन लेक है, ये सुपीरियर लेक है। इनके बगल में आपकी ईरी और ओंटारियो लेक है, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर ये 5 लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। जिसको याद कैसे करना है? हर मैजेस्टी शिप, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ठीक है। फिर यहाँ पे ईरी, ओंटारियो, ये आपकी हडसन बे है, हडसन बे। यहाँ पे आपके रॉकी माउंटेन है, यहाँ पे आपके अपलाचियंस हैं, यहाँ पे आपके वो है एंडीज माउंटेन है। यहाँ पे आपको कौन सा ग्रासलैंड देखने को मिल रहा है? लानोस, ठीक है। ये बताइए ऊपर से नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक कौन कौन से आपको ग्रासलैंड लैंड देखने को मिलते हैं यहाँ पे? ये आपकी मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी। ये आपकी की ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, ये अराल सी है। यहाँ पे ब्लैक सी क्यों नहीं लिखा है? ये ब्लैक सी है। ये वाली कौन सी सी है? ये है आपकी बाल्टिक सी, ठीक है। मेडिटेरेनियन, ब्लैक, बाल्टिक, कैस्पियन, अराल सी। ये आपकी लेक बैकाल है। एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर सवाल ये था कि इनमें से कौन सी सी बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुकी है। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी सी बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुकी है। ऑप्शन के अंदर थे आपके कैस्पियन, अराल, बैकाल और भी कोई एक सी दे रखी थी। आंसर है इसका अराल सी। ये लगभग आपकी खत्म हो चुकी है। तो ये लेक्स आपको याद रखनी है। एक ही आपको लेक विक्टोरिया और लेक टंगानिका, दोनों की दोनों आपकी अफ्रीका के अंदर लाइक करती है। लेक विक्टोरिया, उसके नीचे आपकी टंगानिका। यहाँ पे लेक मालावी और लेक चैड है। लेक टिटिकाका आपके एंडीज से ईस्ट साइड पे आपको लेक टिटिकाका देखने को मिलेगी। फिर एक लेक बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहती है, वो है आपकी डेड सी, डेड सी। तो इसके अंदर हमें इजराइल का मैप देखना है। अब कैस्पियन सी को अगर याद करना है तो याद करने का एक तरीका है क्रेट, ठीक है। क्रेट याद ना रहे तो तारीख याद कर लो, ठीक है। मैं कहूंगा क्रेट याद करो, ठीक है। तो जो आपकी कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी आपके क्रेट कंट्रियों से सराउंडेड है, क्रेट कंट्रियों से सराउंडेड है। के से आपकी कजाकिस्तान, कजाकिस्तान आपकी यहाँ पे सराउंड कर रही है। कजाकिस्तान के बाद आपका रशिया आता है, रशिया के बाद आपका अजरबैजान आएगा, अजरबैजान के बाद ईरान, ईरान के बाद आपका
तुर्कमेनिस्तान आता है। तो ये आपकी कैस्पियन सी को सराउंड करने वाली वो है। जो अराल सी है जो कि काफी ज्यादा ड्राई हो चुकी है, ये अराल सी आपके उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में लाई करती है। जो आपकी ब्लैक सी है, ब्लैक सी को याद करने का तरीका है बर्गर टी, बर्गर टी। ठीक है, तो बर्गर टी खाओगे ब्लैक सी में। ठीक है, तो ये कैसे याद करोगे? बी से आपका बुल्गारिया, यू से आपका यूक्रेन, बुल्गारिया यूक्रेन, आर से रोमानिया, जी से आपका जॉर्जिया, ठीक है, और आर से आपका रशिया, टी होता है आपके टर्की के लिए। तो ब्लैक सी को सराउंड करने वाले जो देश हैं वो सारे के सारे ये देश हैं बर्गर टी। ठीक है, ब्लैक सी, ब्लैक सी और ये आपको सी ऑफ अजोव दिख रही होगी। इन दोनों सी को, इन दोनों सी को एक छोटी सी वाटर बॉडी कनेक्ट कर रही है जिसका नाम है कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट। तो कर्च स्ट्रेट किन को ज्वाइन करती है? कर्च स्ट्रेट आपकी ब्लैक सी और अजोव सी को ज्वाइन कर रही है। तो अगर मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे मुझे यूक्रेन से जाना है, लेट से अफ्रीका की तरफ जाना है, इजिप्ट की तरफ जाना है और पानी के रास्ते से जाना है, तो मैं पानी के रास्ते कैसे जाऊंगा? मैं यूक्रेन से आऊंगा सी ऑफ अजोव में, सी ऑफ अजोव से जाऊंगा कर्च स्ट्रेट में, कर्च स्ट्रेट से ब्लैक सी के अंदर, ब्लैक सी के बाद मेरे को सी ऑफ मरमरा में जाना है या मरमरा सी में जाना है, दोनों सेम नाम है। फिर मैं एजियन सी में जाऊंगा और फिर मैं मेडिटेरेनियन सी के अंदर घुस जाऊंगा। मेडिटेरेनियन सी के नीचे क्या है? मेडिटेरेनियन सी के नीचे आपको अफ्रीका दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कर्च स्ट्रेट ज्वाइन करता है। ये रहा आपका सी ऑफ अजोव, ये कर्च स्ट्रेट, ब्लैक सी, फिर उसके बाद ये आपका सी ऑफ मरमरा, एजियन सी, और फिर आगे आपका मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के अंदर आपका साइप्रस लाई करता है। तो साइप्रस एक तरह से आपको पूरा का पूरा आइलैंड देखने को मिलता है जो कि आपके मेडिटेरेनियन सी के अंदर है। मेडिटेरेनियन में एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये, मेडिटेरेनियन सी के अंदर ढेर सारी छोटी छोटी सीज हैं, ढेर सारी छोटी छोटी सीज हैं, तो इनके कुछ के नाम आप याद कर लेना। मरमरा और एजियन के बीच में आपका बोस्फोरस स्ट्रेट है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये आपका बोस्फोरस स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, बोस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कर्च स्ट्रेट मिलता है, यहाँ पे बोस्फोरस स्ट्रेट मिलता है, सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर छोटी छोटी ढेर सारी सीज हैं, ये देखिए आप नाम देख रहे होंगे। इनको याद करने के लिए आप कैसे याद कर सकते हैं? आप पहले तो एक ये एड्रियाटिक सी याद करिए, एड्रियाटिक, आयोनियन और एजियन। ब्लैक सी और एजियन सी आपको वैसे भी याद करना है, बोस्फोरस स्ट्रेट से कनेक्टेड है। तो एड्रियाटिक, आयोनियन, एजियन सी। ठीक है, अगर ईस्ट टू वेस्ट आ जाए तो एड्रियाटिक, आयोनियन, एजियन सी ऐसे मार्क कर देना है। फिर यहां से आपको, यहाँ पे आपको एक ये टिरेनियन सी याद रखनी है। ठीक है, इन्हीं से आप आंसर मार्क कर पाएंगे, ज्यादातर यही न्यूज में रहती है। टाइम मिल जाए याद कर सको तो इनको भी याद करने की कोशिश कर लेना। साइप्रस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, साइप्रस आपको याद रखना है। मेडिटेरेनियन के अंदर कुछ देश हैं जो कि हमेशा न्यूज में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका इजिप्ट है। ठीक है, इजिप्ट के ये वाला जो हिस्सा है, ये भी इजिप्ट का ही हिस्सा है, इसको हम सिनाई पेनिनसुला के नाम से जानते हैं, इसको सिनाई पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे जो आपको हिस्सा देखने को मिलेगा ये आपका इजराइल पड़ेगा, यहाँ पे आपको इजराइल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए इजिप्ट का ही हिस्सा है सिनाई पेनिनसुला, ये आपका इजराइल है। इजराइल का जो पड़ोसी देश है उसका नाम है आपका जॉर्डन। इजराइल का जो दूसरा पड़ोसी देश है उसका नाम है सीरिया। तो इजराइल के पड़ोसियों में एक तो जॉर्डन आता है, एक सीरिया आता है। सीरिया के पास एक लैंड थी जिसका नाम था गोलन हाइट्स। इसराइल ने 1960s के अंदर सीरिया के साथ लड़ाई करी, मतलब पूरे अरब दुनिया के साथ ही इसराइल भिड़ गया था और उनको हरा दिया था। और इसराइल ने ये जो गोलन हाइट्स है इसके ऊपर कब्जा कर लिया। रियलिटी में गोलन हाइट्स किसका एरिया है? रियलिटी में ये सीरिया का हिस्सा है, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? इसके ऊपर कंट्रोल आज की डेट में इसराइल का है। इसराइल के अंदर ही आपको दो हिस्से देखने को मिलेंगे, एक है आपका वेस्ट बैंक और दूसरा है आपका गाजा। ठीक है, तो इसराइल में आज की डेट में ज्यूज का रूल है। इसराइल में ओरिजिनली कौन रहते थे? पैलेस्टीनियंस रहते थे। अभी जो ये पैलेस्टीनियंस हैं ये आपके वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से में सीमित होकर रह गए हैं। ठीक है, ज्यूज का अरब देशों के साथ एक लड़ाई सी चलती रहती है और अरब देश के जो दो लीडर बनना चाहते हैं, एक का नाम है ईरान और दूसरे का नाम है सऊदी अरेबिया। एक का नाम है ईरान और दूसरे का नाम है सऊदी अरेबिया।
तो ईरान जो है, ईरान कुछ आतंकवादियों को सपोर्ट करता है कि वो ज्यूज से लड़ता रहे इसराइल के अंदर। तो ईरान जिन टेररिस्टों को सपोर्ट करता है वो आपके गाजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर देखने को मिलते हैं। गाजा के अंदर जो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ईरान सपोर्ट करता है वो कौन है? हमास। हमास, ठीक है। और वेस्ट बैंक के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप है उसका नाम है फतह, ठीक है। हमास और फतह। तो ये भी कई बारी मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है कि हमास कहाँ पे एक्टिव है, फताह कहाँ पे एक्टिव है। इनफैक्ट एक बारी क्वेश्चन आ भी चुका है ये वाला, ठीक। दूसरा आपको क्या याद रखना है, आपको ये गोलन हाइट दिखाई दे रही होगी, गोलन हाइट दिखाई दे रही होगी। गोलन हाइट के बगल में ही आपको सी ऑफ गलीली दिख जाएगी। ये आपकी सी ऑफ गलीली है, सी ऑफ गलीली, ठीक है। सी ऑफ गलीली। फिर सी ऑफ गलीली से एक नदी निकल के जा रही है जिसको हम जॉर्डन नदी के नाम से जानते हैं। जॉर्डन नदी आपके वेस्ट बैंक में जाती है और फिर आपके ये डेड सी में जाती है। जॉर्डन नदी फिर डेड सी में जाएगी और डेड सी से फिर नीचे की तरफ जाती रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो जॉर्डन नदी है, जॉर्डन नदी एक तरह से नेचुरल बैरियर बन रही है बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन, बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन ये जॉर्डन नदी फ्लो कर रही है। सी ऑफ गलीली आपको देखनी है, याद रखनी है। सबसे ऊपर गोलन हाइट, सी ऑफ गलीली, फिर जॉर्डन रिवर, डेड सी और फिर जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर जो है वो फिर यहाँ पे आ जाती है। गाजा आपको याद रखना है कहाँ पे है, वेस्ट बैंक याद रखना है। सिनाई पेनिनसुला भी आपका इजिप्ट का हिस्सा है, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का हिस्सा है। यहाँ पे आपका एक पोर्ट है जिसको पोर्ट सेड के नाम से जाना जाता है, पोर्ट सेड। सिनाई पेनिनसुला एशिया के कॉन्टिनेंट में लाई करेगा, लेकिन क्योंकि सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का है और इजिप्ट अफ्रीका का है तो आप उसको अफ्रीका भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो सीरिया है, ये मैप दिखाई दे रहा है क्या आपको क्लियरली? यहाँ पे अगर आप इस हिस्से को देखें तो ये वाला हिस्सा जो है ये सीरिया का हिस्सा है और सीरिया का हिस्सा आपके मेडिटेरेनियन से टच हो रहा है। ये वाला जो एरिया है ये मेडिटेरेनियन सी से टच हो रहा है। तो सीरिया आपको याद रखना है, सीरिया हो गया। सीरिया के नीचे एक ये छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा हिस्सा लेबनान कहलाया जाता है। तो सीरिया की लोकेशन देखिए एक बारी, टर्की से ठीक नीचे आपको सीरिया दिखाई देगा, सीरिया के नीचे लेबनान है, लेबनान के नीचे आपका इसराइल चालू हो जाता है, इसराइल के बगल में आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा। अब एक सवाल आता है कि क्या जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी से टच हो रहा है? तो जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी से आपको कहीं पे भी टच होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन से टच हो रहे हैं इस वाले हिस्से में? सीरिया, लेबनान, इसराइल, ये टच हो रहा है। यहाँ पे आपका ये टर्की टच हो रहा है। ये आपका बना हुआ गोलन हाइट, किसका हिस्सा था गोलन हाइट? सीरिया का हिस्सा था। किसने कब्जा कर रखा है? इसराइल ने कब्जा कर रखा है। ये आपकी सी ऑफ गलीली है, सी ऑफ गलीली, जिसको लेक टिबारियस भी कहा जाता है। फिर ये जॉर्डन नदी निकल के आ रही है, जॉर्डन नदी आपके डेड सी में जाएगी और फिर नीचे आके मिल जाएगी गल्फ ऑफ अकाबा के अंदर, ठीक है। ये आपकी गाजा स्ट्रिप है, ये आपके वेस्ट बैंक है। गाजा स्ट्रिप के अंदर आपको हमास देखने को मिलेंगे, वेस्ट बैंक के अंदर आपको फतह देखने को मिलेगा। जॉर्डन जो है वो लगभग लैंड लॉक्ड है, ठीक है। पूरी तरह से इसको लैंड लॉक्ड टेक्निकली क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो जॉर्डन है, जॉर्डन यहाँ पे आके वो कहाँ पे मिल जाता है? आपकी रेड सी के अंदर उसको एक आउटलेट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन वो मेडिटेरेनियन सी से टच नहीं हो रहा। ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है। पूरा का पूरा ये आप एक तरह से डेजर्ट मान के चल सकते हैं, ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा और ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में जो छोटी से ये वाला जो हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको क्या कहते हैं? आपने न्यूज में कई बार सुना होगा, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। ये छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं इनको जानना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि ये छोटे से हिस्सों को चोक पॉइंट कहा जाता है। मान लीजिए यहां से कोई तेल का कंटेनर आ रहा है, तेल का कंटेनर ये रूट फॉलो करता हुआ आएगा। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, अगर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कोई देश जिद करके बैठ जाए कि मैं यहाँ से कंटेनर को पास नहीं होने दूंगा, छोटा सा एरिया है, वो इसको कंट्रोल कर सकता है, तो वहां से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेट है छोटी छोटी, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो सवाल अगर आ जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये गल्फ
खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है। तो इसीलिए इससे जुड़े हुए जो देश हैं, इससे जुड़े हुए जो देश हैं, इनको हम गल्फ कंट्रीज के नाम से जानते हैं, गल्फ कंट्रीज के नाम से जानते हैं। इन गल्फ कंट्रीज के अंदर आपको कौन कौन दिखाई देगा? ईरान दिखाई देगा, इराक दिखाई देगा, कुवैत दिखाई दे रहा है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, ठीक है, ये आपका कतार, बहरीन, ये सारे के सारे देश आपके गल्फ देश कहलाए जाते हैं, ठीक है। इन देशों ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिसका नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसका नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में आपको याद ये रखना है कि भले ही ईरान पर्शियन गल्फ में लाई करता है, लेकिन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का वो मेंबर नहीं है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या गल्फ में यमन लाई करता है? क्या गल्फ के अंदर यमन लाई कर रहा है? यमन गल्फ में लाई नहीं कर रहा। तो इसीलिए यमन जो है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सिर्फ आपके 6 मेंबर्स हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के आपके 6 मेंबर्स हैं, ओमान, यूएई, कतार, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया। ये जो 6 देश हैं, ये 6 के 6 देश मोनार्की हैं। 6 के 6 देश मोनार्की हैं, यानी कि यहाँ पे किंग्स वगैरह का रूल रहता है। इन 6 देशों में से जो आपकी सऊदी अरेबिया है और ओमान है, सऊदी अरेबिया एंड ओमान, ये एब्सोल्यूट मोनार्की है। यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, राजा जो बोलेगा वही होगा, राजा और प्रिंस का रूल चलता है सऊदी अरेबिया और ओमान के अंदर। जो आपकी यूएई है, यूएई भी आपकी मोनार्की है, लेकिन यूएई एक फेडरल मोनार्की है, यूएई एक फेडरल मोनार्की है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ढेर सारे छोटे छोटे एमिरेट्स थे, आमिर्स नाम सुना होगा, उसी से ये एमिरेट्स बने। ये छोटे छोटे एमिरेट्स से छोटे छोटे लोगों का अपना रूल था, इन्होंने साथ में आके अपना ये छोटा सा देश बना लिया जिसका नाम है यूएई। तो ये आपकी मोनार्की है लेकिन फेडरल है, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे एमिरेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो सऊदी अरेबिया और ओमान आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की है, यूएई आपकी फेडरल मोनार्की है। इसके अलावा आपके बचे कतार, बहरीन और कुवैत। कतार, बहरीन और कुवैत ये भी आपकी मोनार्की है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की देखने को मिलेगी। इस अरेबियन पेनिनसुला के अगर हम नीचे आ जाएं, ये इंडिया है, इंडिया के यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगी, ये वो अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी से आप गल्फ ऑफ एडन जाते हैं, फिर जाते हैं आप बब अल मंडेब, बब अल मंडेब, बब अल मंडेब जाते हो। गल्फ ऑफ एडन से बब अल मंडेब जाओगे, बब अल मंडेब से आप रेड सी जाओगे, रेड सी से आप जाओगे सुएज कैनाल। ये जो हिस्सा है, यहाँ पे एक छोटी सी कैनाल बनाई गई है जिसको हम सुएज कैनाल के नाम से जानते हैं, और ये जो सुएज कैनाल है ये मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट कर देती है। तो अगर कोई इंसान मेडिटेरेनियन सी से इंडिया की तरफ आना चाहे तो वो पहले सुएज कैनाल लेगा, रेड सी में आएगा, बबल मंडेब, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी, और फिर वो इंडिया आ पाएगा, ठीक है। अब आ जाओ ईस्ट एशिया के मैप पे। ये आपका ईस्ट एशिया का मैप है, चाइना, मंगोलिया, ये आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। ये जो चाइना है, चाइना के ईस्ट में आपकी जो सी पड़ती है, चाइना के ठीक ईस्ट में जो सी पड़ती है उसको ईस्ट चाइना सी कहते हैं। इसके नीचे जो सी पड़ेगी उसको हम साउथ चाइना सी कह देंगे। ये जो आपका कोरियन पेनिनसुला है, कोरियन पेनिनसुला और जापान के बीच में आपको सी ऑफ जापान देखने को मिलती है, सी ऑफ जापान यहाँ पे लाई करती है, ठीक है। अब आते हैं हम साउथ चाइना सी के ऊपर। साउथ चाइना सी क्या है? साउथ चाइना सी के अंदर चाइना कहता है कि लगभग ये जो सी है, लगभग ये पूरी की पूरी सी मेरी है। चाइना ने एक मैप जारी कर रखा है, उस मैप पे उसने क्या किया, ये जैसे साउथ चाइना सी है, चाइना ने क्या किया, 9 डैश मार दिए ऐसे, और कहा कि इस 9 डैश के बीच में जितना भी एरिया आता है वो सारा का सारा एरिया जो है वो मेरा है। चाइना ने ये क्लेम कर दिया। तो इस 9 डैश लाइन को, ये जो 9 डैश लाइन है, ये चाइना का क्लेम है कि साउथ चाइना सी का ये वाला हिस्सा चाइना का है। लेकिन यहाँ पे जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों ने कहा कि यहाँ पे जो साउथ चाइना सी का है, यहां से देखिए आप इस वाले मैप में, जो फिलीपींस है, फिलीपींस कहता है कि साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन तुमने फिलीपींस के बॉर्डर के बहुत पास कर दिया, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा है। चाइना कहता है कि यहां तक हिस्सा चाइना का है।
फिलीपींस कह रहा है यहाँ तक हिस्सा हमारा है, ठीक है। यहाँ पे जो वियतनाम है, वियतनाम कहता है कि यहाँ तक का हिस्सा हमारा है। तो इसकी वजह से वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सारे के सारे देशों के बीच में चाइना के साथ एक झगड़ा चल रहा है कि साउथ चाइना सी का जो एरिया है वो किसका होगा। चाइना कहता है कि जो 9 डैश लाइन है वो 9 डैश लाइन बताती है कि साउथ चाइना सी मेरी है, ठीक है। और उसने क्या करना चालू कर दिया, यहाँ के कुछ कुछ आइलैंड्स के ऊपर कब्जा करना चालू कर दिया है, जैसे कि आपके पैरासेल आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड, यहाँ पे आपका एक स्कारबोरो आइलैंड पड़ेगा, और ये आपका स्प्राटली आइलैंड्स। यहाँ पे उसने फेक आइलैंड्स, नकली आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाने चालू कर दिए हैं, ठीक है, जहां से वो वाटर कैनन यूज करके शिप्स को आने से भी रोकता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इन आइलैंड्स की लोकेशन पता होनी चाहिए, पैरासेल, स्कारबोरो, स्प्राटली आइलैंड्स, ठीक है। अच्छा, एक आइलैंड आपका यहाँ पे लाई करता है इस तरफ, जिसको हम सेंकाकू आइलैंड के नाम से जानते हैं। सेंकाकू आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन चाइना एंड जापान। सेंकाकू आइलैंड जो है वो चाइना और जापान के बीच में लड़ाई है। यहाँ पे आपके पारासेल, स्कारबोरो और स्प्राटली आइलैंड्स हैं, जो कि चाइना और मल्टीपल देशों के बीच में झगड़ा करती है, झगड़े के लिए बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये बना हुआ है संकाकू आइलैंड्स भी, संकाकू आइलैंड्स या फिर दियाओ आइलैंड, दोनों सेम चीज के नाम है। ये आपके आसियान देश है, आसियान देश को एक बार ही देख लीजिएगा। इंडिया से अगर मैं साउथ ईस्ट की तरफ चलता जाऊं तो 10 देश पड़ते हैं, उन 10 देशों को हम आसियान देश कहते हैं, साउथ ईस्ट की तरफ अगर मैं चलता जाऊं तो, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया से जब मैं आता हूं तो पहले मैं म्यांमार के अंदर एंटर करूंगा, म्यांमार पे एंटर करने के बाद मैं थाईलैंड जाऊंगा, थाईलैंड के बाद आपका मलेशिया आ जाएगा, ठीक है। इंडिया से म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया। थाईलैंड से अगर मैं ईस्ट की तरफ जाता हूं तो कौन कौन से देश पड़ते हैं, थाईलैंड से अगर मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम पड़ता है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो फिर से देखिए एक बारी, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। नीचे ये आपका पूरा का पूरा इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, और मलेशिया की टिप पे आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा। हाँ, कुरिल आइलैंड रशिया और जापान के बीच में, ठीक है। सिंगापुर आपको याद रखना है, बिल्कुल मलेशिया की टिप पे है, ये आपका इंडोनेशिया, यहाँ पे आपको ब्रुनेई देखने को मिलेगा, ब्रुनेई, फिलीपींस। तो ये जो आपके 10 देश हैं ये आपके आसियान देशों के अंदर आते हैं, ठीक है। इनकी लोकेशन याद रखनी है, मेनली आपकी म्यांमार, क्योंकि ये सारे के सारे आप लैंड के थ्रू आ सकते हैं। तो इंडिया का अगर मैं एक मैप बनाऊं तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो म्यांमार से टच हो रहा है, म्यांमार से आपका थाईलैंड आ जाएगा, थाईलैंड से आपका मलेशिया आ जाएगा, और फिर आपका सिंगापुर आ जाएगा। थाईलैंड के इधर आपको लाओस देखने को मिलेगा, इधर कंबोडिया देखने को मिलेगा, और इधर वियतनाम देखने को मिलेगा। तो इंडिया से मैं लैंड रूट बना के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जा सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए एक IMT हाईवे बन रहा है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे बन रहा है, जिस हाईवे को हम आगे जाके वियतनाम तक एक्सटेंड करने का प्लान कर रहे हैं। BBIN क्या है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। BBIN हाईवे जो है ये साउथ एशिया का है, साउथ ईस्ट एशिया का नहीं है, ठीक है, BBIN। और इसमें भी जो भूटान है, भूटान इस हाईवे प्लान से बाहर हो चुका है। क्यों? क्योंकि भूटान कह रहा है कि जितने हाईवे तुम बनाओगे भूटान के अंदर, उतना हमारा एनवायरमेंट जो है उसको लॉस होगा, इसीलिए भूटान इसके अंदर हिस्सा ले ही नहीं रहा है। तो BBN हाईवे अब लगभग बंद हो चुका है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है। थाईलैंड के इधर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम देखने को मिल रहा है। ये आपका इंडोनेशिया है, ये फिलीपींस है, ये ब्रुनेई है, ठीक। अगर मैं बात करूं इस वाले हिस्से की तो ये एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये छोटा सा हिस्सा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जितने भी आपके ये गल्फ देश है, गल्फ देश से जो भी सामान आ रहा है वो सामान कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, ये लाइन को ट्रेस करते चलिए। ये सामान इस तरह से आपके इस छोटे से हिस्से से होके आ रहा है, ऐसे होके आ रहा है, ठीक है। आपको ऐसे होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि चाइना तक जो भी सामान पहुंच रहा है, चाइना तक वो सामान कैसे पहुंचेगा, आपके स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके आपके साउथ चाइना सी से होके पहुंचेगा। अब क्योंकि साउथ चाइना सी से सारा का सारा सामान चाइना में पहुंच रहा है, इसीलिए चाइना चाहता है कि ज्यादातर साउथ चाइना सी का जो एरिया है उसके ऊपर किसका कंट्रोल रहे, उसके ऊपर किसकी डोमिनेंस रहे, उसके ऊपर चाइना की डोमिनेंस बनी रहे। इसीलिए साउथ चाइना सी के अंदर जो ये आइलैंड्स बन रहे हैं, पारासेल, स्कारबोरो और स्प्राटली, इन आइलैंड्स के ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर साउथ चाइना सी के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे
चाइना नहीं होता, फिलीपींस का कब्जा हो गया। फिलीपींस जब चाहे तब चाइना के जो भी कंटेनर ये रूट फॉलो करके आ रहे हैं उनको रोक सकता है। चाइना ये काम नहीं चाहता, ठीक है। तो इसीलिए चाइना जो है एक तो साउथ चाइना सी के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखी है, ठीक है। ये वाला जो स्टेट ऑफ मलक्का है, देखिए सारा का सारा जो सामान का रूट है वो आपको यहीं से होता हुआ दिखाई देगा। तो चाइना जो है वो हमेशा इस डाउट में रहता है कि स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर किसी और का कब्जा ना हो जाए। स्पेशली उसको इंडिया का डर रहता है। क्यों? क्योंकि इंडिया देखिए कहां तक आता है। ये जो हिस्सा है ये इंडिया का अंडमान एंड निकोबार हिस्सा है। अंडमान एंड निकोबार हिस्सा है। तो स्टेट ऑफ मलक्का से, या फिर अगर मैं इस एरिया की बात करूं, ये एरिया इंडिया से सिर्फ सिर्फ लगभग आपके 150 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। तो इंडिया चाहे तो स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर कब्जा कर सकता है। इसीलिए चाइना क्या करता है, इसीलिए चाइना हमेशा इंडिया को वीक रखने की कोशिश करेगा। चाइना हमेशा कोशिश करेगा कि इंडिया के चारों तरफ पोर्ट्स को अपने कंट्रोल में रखे, क्योंकि इंडिया के चारों तरफ अगर पोर्ट्स कंट्रोल में रहेंगे तो वो इंडिया की इस पावर को थोड़ा सा कंट्रोल करके रख सकता है। जो ये अंडमान एंड निकोबार एरिया है, ये इकलौता ऐसा एरिया है जहां पे इंडिया की ट्राई सर्विस कमांड है। ट्राई सर्विस कमांड है। ट्राई सर्विस कमांड क्या होती है? जहां पे आपकी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों के तीनों की कमांड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये जो पूरे की पूरी दिक्कत है ना चाइना की, कि उसका इतना सारा सामान मलक्का स्ट्रेट से आता है, फिर साउथ चाइना सी से आता है। तो इस दिक्कत को चाइना कहता है मलक्का डिलेमा। मलक्का डिलेमा, ठीक है। इंपॉर्टेंस दिख रही है मलक्का स्ट्रेट की। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि इंडिया इतनी पास है, कितने किलोमीटर बताए मैंने आपको? लगभग 150 किलोमीटर बताए। आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि अंडमान निकोबार जो है वो इस वाले एरिया से 1500 किलोमीटर दूर था, ठीक है। उन्होंने सीधा 10 से मल्टीप्लाई करके फिगर दे दी, तो ये आपका एक गलत ऑप्शन था। तो इसीलिए ये जो छोटी छोटी चीजें इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज क्लोजर टू लेट्स से इंडोनेशिया देन इट इज टू इंडिया, ठीक है। तो फिजिकली अगर देखा जाए तो अंडमान और निकोबार इंडोनेशिया के ज्यादा पास है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया से जाने में ज्यादा देर लगेगी, इंडोनेशिया से फट से पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये चाइना के वो हैं, चाइना ने किन किन पोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर रखा है। इसको इंडिया कहता है कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी को फॉलो कर रहा है और इंडिया के चारों तरफ जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स के ऊपर अपना कंट्रोल बनाया जा रहा है। उन पोर्ट्स के ऊपर ये कंट्रोल बनाया जा रहा है। ये जो पोर्ट्स हैं ये बाकी देशों के अंदर चाइना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या करता है चाइना? चाइना उस देश के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे इन पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए तुम्हें पैसे दूंगा, तुम अपने इन पोर्ट्स को डेवलप करो, ठीक है। कैसे डेवलप करो? चाइना से डेट लेके डेवलप करो। तो चाइना से खूब सारा पैसा लेके वो डेवलप करने लग जाते हैं। जब वो उसका पैसा चुका नहीं पाते तो चाइना क्या करता है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशंस लगा देता है। और अब जो वो देश है, वो देश इन कंडीशंस की वजह से अपनी जो इंडिपेंडेंस है, अपनी जो आजादी है वो खो देता है और उसको चाइना की बात माननी पड़ती है। तो देखो, पहले कॉलोनियलिज्म कैसे होता था? पहले कॉलोनियलिज्म ऐसे होता था कि ब्रिटेन आया, ब्रिटेन ने किसी देश के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा ही कर लिया, ठीक है। अब चाइना ने क्या कर लिया? चाइना एक नए तरीके का कॉलोनियलिज्म कर रहा है जिसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के नाम से जाना जा रहा है। इसके अंदर चाइना जो है इन देशों को ढेर सारा डेट दे देता है, ढेर सारा पैसा दे देता है। उस पैसे के बाद उस देश की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि चाइना को वो पैसा लौटा नहीं पाता। तो इसके अंदर से कुछ पोर्ट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक पोर्ट आप ये वाला याद रखेंगे जो आपके म्यांमार के अंदर है, जिसका नाम है क्याकप्यू पोर्ट। क्याकप्यू पोर्ट आपको याद रखना है। दूसरा पोर्ट आपको याद रखना है श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट और पोर्ट ऑफ कोलंबा, ठीक है। हम्बनतोता पोर्ट, पोर्ट ऑफ कोलंबा, ये आपका क्याकप्यू पोर्ट है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे आपका दुकुम पोर्ट है, दुक्म, ठीक है। ये आपका दुक्म पोर्ट है। फिर पाकिस्तान के अंदर आपका गोदार पोर्ट। ये जो गोदार पोर्ट है, ये गोदार पोर्ट डायरेक्टली कनेक्ट करता है चाइना के जिंजियांग प्रोविंस को। जम्मू कश्मीर से टच होता हुआ जो प्रोविंस है वो जिंजियांग है। चाइना के बहुत ही गरीब एरिया है, यहाँ पे आपके मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। तो ये जो जिंजियांग प्रोविंस है इसको गोदार पोर्ट से कनेक्ट करता है। तो देखिए इस मैप को, देखिए इस मैप में हर एक सामान यहाँ से जो आ रहा है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके चाइना जा रहा है।
अब चाइना ने क्या किया, एक पोर्ट बना दिया जो सीधा यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, तो ये सामान ऐसे जाने की बजाय डायरेक्टली यहाँ पे जा सकता है। तो ये चाइना की स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू वो अपनी मलक्का डिलेमा को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, मलक्का डिलेमा को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो गदार पोर्ट आपको याद रखना है, दुकम पोर्ट याद रखना है आपको, फिर आपको यहाँ पे ये हम्बनतोता और पोर्ट ऑफ कोलंबो याद रखेंगे, और ये आपका क्यूप्यू पोर्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे याद रखने वाले पोर्ट्स हैं। बाल्टिक सी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाल्टिक सी आपके स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के अंदर लाई करता है। ठीक है, बाल्टिक सी के ऊपर आपका गल्फ ऑफ बोथनिया और गल्फ ऑफ फिनलैंड लाई करेगा। ये आपके यूएस की लेक्स हैं, HMS ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो, हडसन बे। ठीक है, ये आपकी लेब्राडोर सी, यहाँ से आपके लेब्राडोर करंट आ रहे होते हैं, याद करिए। ठीक है, ये आपका बैफिन बे है, यहाँ पे आपको बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलेगा, बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, साउथ अमेरिका के कुछ देश हैं, इन देशों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, कम देश हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, याद करने की कोशिश करना। स्पेशली आपको चिले याद करना है, चिले। ठीक है, ये चिले है, चिले के ऊपर आपको पेरू देखने को मिलेगा, चिले, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। वेनेजुएला आपका यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, वेनेजुएला, पेरू, चिले, ये आपको याद रखना है। ब्राजील याद रखना है आपको, ब्राजील याद रखना है, वेनेजुएला याद रखना है, पेरू और चिले याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये पैराग्वे, बोलीविया, ये दो ऐसे देश हैं साउथ अमेरिका के अंदर जो कि लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड। इसके अलावा आप देखिए ब्राजील को भी आपको ओशन के अंदर टच दिखाई दे रहा है, फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिले, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सब के सब सी में खुलते हैं, लेकिन पैराग्वे और बोलीविया लैंडलॉक्ड है। जॉर्जिया आपके कॉकेसस के अंदर है, हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नदी है साउथ अमेरिका की। क्यों मैं ये नदी दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो आपकी अमेजोन रिवर है, अमेजोन रिवर आपके इक्वेटर के ऊपर जाके ड्रेन कर जाती है। ठीक है, ये आपकी अफ्रीका है, अफ्रीका में ये आपका इक्वेटर जा रहा है। अफ्रीका में इक्वेटर से कौन सी नदी जा रही है, देखिए, एक तो लेक विक्टोरिया लगभग इक्वेटर पे पड़ रही है आपकी, दूसरी ये जो कॉन्गो रिवर है, इसी कॉन्गो रिवर का दूसरा नाम होता है जायरे रिवर। ये कॉन्गो रिवर ऐसी रिवर है जो कि इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, ऐसे आ रही है, एक बारी यहाँ पे जाएगी और एक बारी यहाँ पे जाएगी, और फिर यहाँ पे लगभग इक्वेटर के पास अपने ट्रॉपिक्स में अपने पानी को ड्रेन कर देती है। ये आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिक्स के अंदर ही आपकी ये वोल्टा रिवर भी आपको पानी ड्रॉप करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये जाम्बेजी रिवर है, जाम्बेजी रिवर यहाँ पे आती है। ये लेक टंगानिका, लेक विक्टोरिया, ये आपके साउथ ईस्ट एशिया के कुछ नदियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र तो सबको पता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ये चाइना के अंदर ट्रेवल करते हुए फिर इंडिया में आती है और फिर बांग्लादेश के अंदर जाके ड्रेन आउट हो जाती है इन बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा जो आपका म्यांमार है, म्यांमार के अंदर आपकी इरावाड़ी नदी है, इरावाड़ी के बाद आपकी साल्वीन आती है, फिर आपकी मेकोंग आती है। इन नदियों को ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने का क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए आपको ये याद रखनी है, ब्रह्मपुत्र, इरावाड़ी, साल्वीन, मेकोंग। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, इरावाड़ी, साल्वीन और मेकोंग नदियां लाई करती हैं। ये जो मेकोंग नदी है, मेकोंग नदी ऐसी है जो कि आपके चाइना से होती हुई आपके वियतनाम तक पहुंचती है और कई देशों से होके जा रही है। तो ये कहाँ कहाँ से जाती है, मेकोंग नदी आपके चाइना में जाएगी, चाइना के बाद आपके लाओस में जाती है, थाईलैंड में जाती है, कंबोडिया में जाती है, वियतनाम में जाती है। क्या मेकोंग नदी आपके म्यांमार में नहीं जा रही, इंडिया में नहीं जा रही। ठीक है, तो मेकोंग भी आपकी एक सिविलाइजेशनल नदी है। ठीक है, ढेर सारी सिविलाइजेशंस यहाँ पे बसी हुई हैं। तो मेकोंग नदी कैसे जा रही है, चाइना, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम से होती हुई आपके नीचे ड्रेन कर जाती है साउथ चाइना सी में।